जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, फंडामेंटल प्रोसेसेस के बारे में, और इसके दो पार्ट्स होंगे। पहले में हम पढ़ेंगे अपना सर्कुलेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और सेकंड पार्ट में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी पढ़ेंगे। तो ऐसे सारी फंडामेंटल्स कवर करना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए मैं आपको ना अभी जो जितने भी वन शॉट लेक्चर्स चल रहे हैं आपको सारे मेन टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, और सारे बिल्कुल क्रिस्प में बताया जा रहा है आपको कि यार आएगा क्या, ठीक है, पूछ क्या लिया जा सकता है, फैक्ट्स क्या क्या है, ठीक है, जो आ सकते हैं, ठीक है, पूछ क्या क्या लिया गया है और पूछा क्या क्या जाएगा, ठीक है, इसमें आपको सारा कवर करना है। तो आज जब अपन डाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि यार जो अपन खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो अल्टीमेटली डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, उसका प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि खाने में प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इन सब का डाइजेशन हो कैसे रहा है और कहाँ हो रहा है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है कहाँ पे डाइजेशन कौन सा प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन। जब पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जनरली हम कंफ्यूज रहते हैं, रेस्पिरेशन क्या है, किसी से पूछो व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो वो कहता है कि सांस लेना, ये हो गया रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन ली CO2 छोड़ दी, विच इज रॉन्ग, ठीक है। आज हम रियल डेफिनेशन देखेंगे रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम जब सर्कुलेशन देखेंगे तो देखेंगे कि खून का संचार हमारे पूरे शरीर में कैसे हो रहा है, फ्रॉम योर ब्रेन टू योर टोज, ठीक है, हम सारा ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे हार्ट पंप कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो आज सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपन देखते हैं, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है डाइजेशन, ठीक है। इसमें देख लो, लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन फिजियोलॉजी आर द एसेंशियल फंक्शन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये सारे तुम्हारे क्या है, फंडामेंटल, क्या है, फंडामेंटल प्रोसेसेस है। इन्हीं को क्या कह देते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इन्हीं को क्या कह देते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल क्यों, अरे ये इन्हीं से तो हम जीवित है ना, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे, रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, राइट। ये सब फंडामेंटल प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, मूवमेंट दैट सस्टेन लाइफ, मेंटेन द बॉडी एंड एंश्योर सर्वाइवल स्पीशीज कॉन्टिन्यूएशन। क्या हो गया इसका मतलब, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सर्वाइवल स्पीशीज का कंटिन्यूएशन, मतलब अरे जो हम हैं, पहली बात तो एंश्योर करते हैं सर्वाइवल। यार हम जैसे कभी जंगल में जाएं, ठीक है, तो हमें पता है वहां कि हमें चाहिए क्या, कि हम सिर्फ घास नहीं खाएंगे, थोड़ा सा हमें प्रोटीन भी चाहिए जीवित होने के लिए, है ना, थोड़ा सा हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, है ना। तो आपको इंश्योर करें सर्वाइवल, ऐसी प्रोसेसेस, और स्पीशीज का कंटिन्यूएशन करें। मतलब जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज है, ठीक है, इसका कंटिन्यूएशन कैसे होगा, थ्रू रिप्रोडक्शन, राइट। हम कंटिन्यू कैसे करेंगे, कोई भी स्पीशीज है वो कंटिन्यू कैसे करती है अपनी ग्रोथ को, अपनी जनरेशंस को, थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारा कुछ कवर करेंगे आज अपन। देख लेते हैं अब फर्स्ट क्या है अपना, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, जो कि आपका टॉपिक का है, जो कि आपका टॉपिक है डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन सबसे पहले क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं, टाइप, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, सबको पता है, अपन ने सब पढ़ रखा है क्या, कि भाई बचपन में पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हीटरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, जो खुद का खाना बनाते हैं। कौन बनाते हैं, ये नहीं कि अरे हाँ हम भी तो खुद का खाना बना लेते हैं सर, हमें तो मम्मी ने सिखाया है रोटी बनाना, पराठे बनाना, ये नहीं होता खुद का बनाना, ठीक है। खुद का खाना बनाना मतलब खुद का कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर देना, क्या, खुद का कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर देना, खुद को एनर्जी प्रोवाइड करा देना खुद से, है ना, खुद को प्रोटीन प्रोवाइड करा देना। तो ये तो हम खुद कर नहीं पाते, कौन कर पाता है, प्लांट से हम कुछ लेते हैं, अनाज लेते हैं, उसको जब खाते हैं उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। डेयरी से अपन दूध लाते हैं, ठीक है, एग्स लाते हैं, तो उसको जब खाते हैं तब आपको न्यूट्रिशन मिलता है, राइट। तो यही है, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है, खुद का खाना बनाते हैं जो रॉ मटेरियल से। अब यहाँ रॉ मटेरियल क्या है वो भी देख लेंगे, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप, दो तरह के ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या बोला मैंने, क्या बोल दिया कि ऑटोट्रॉप्स देखो, ऑटो मतलब स्वतः, खुद ब खुद, ट्रॉप्स, ठीक है, जो खाना बनाए।
इसके दो टाइप से कह रहे हैं, ठीक है। यहां देखो इसके क्या बोला एग्जांपल्स में, दो, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। क्या बोल रहे हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ। अब इसमें समझ में क्या आ रहा है? इसमें ऑटोट्रॉफ का तो आपको समझ में आ गया, जो खुद से स्वतः खाना बनाए अपना, ठीक है। अब ऐसा खाना खुद से बनाए जो कि फोटो मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहा हो, जो किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहा हो, ठीक है। और कीमो मतलब केमिकल्स, जो केमिकल्स की सहायता से बन रहा हो, ठीक है। खुद तो बना रहे हैं पर उसमें केमिकल्स की जरूरत है। यहां खुद तो बना रहे हैं पर किसकी जरूरत है? सनलाइट की जरूरत है, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेंगे। फोटो ऑटोट्रॉप का हो जाता है एग्जांपल प्लांट्स। सारे प्लांट्स हमें पता है कि हाँ यार क्लोरोफिल होता है उनमें, तो क्या करते हैं? यूज लाइट का यूज करते हैं। सनलाइट चाहिए उनको, सनलाइट, CO2 और पानी से वो क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, सबको पता है राइट। कीमो ऑटोट्रॉप्स सम बैक्टीरिया यूज केमिकल्स, कुछ बैक्टीरिया है जो केमिकल्स यूज करते हैं। पहले अपन देखो प्लांट का देख लेते हैं। हाँ अरे हाँ, यहाँ पे देखो प्लांट्स हो गए, ठीक है। कैसे क्या करते हैं वो? देखो CO2 मिला उनको, प्लस H2O जो अपन पानी देते हैं, ठीक है, प्लस सनलाइट, क्या बना लेते हैं? इससे क्या बना लेते हैं? C6H12O6 बना लेते हैं, राइट। यही बना लेते हैं वो। और क्या रिलीज क्या कर देते हैं? हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं। आप समझ रहे हो? ये प्रोसेस होती है किसकी? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या बनता है? पौधों का खाना। ये खाना है पौधों का, ठीक है। ये अपन भी खाते हैं, ग्लूकोज, यही है ग्लूकोज, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप में क्या? सम बैक्टीरियाज। आ रही है इतनी बात? समझ में आ रही है आपको? आई इतनी बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहले ये डिलीट कर देते हैं वाला पोर्शन, चलो ठीक है। हाँ ये देख लिया था प्लांट, कुछ भी प्लांट के एग्जांपल क्या 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 लिख सकते हो भाई? अगर एग्जांपल पूछ लिया जाए तुमसे, कुछ भी लिख लो भाई। एलोवेरा, मैंगो ट्री, हजारों एग्जांपल लिख सकते हो, राइट। इसका एग्जांपल आप लिख लेना, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास ये क्या करते हैं? नाइट्रोसोमोनास क्या करते हैं? कमेंट में बताना। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक फंक्शन? स्पेसिफिक फंक्शन बताना नाइट्रोसोमोनास का, किसमें करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स और क्या प्रोसेस होती है वो, ठीक है। ये कमेंट में चाहिए मुझे आंसर नाइट्रोसोमोनास का, ठीक है। चलो मूव करते हैं अपन आगे। चलो हीटरोट्रॉफ देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं यार मुर्गी हमारे लिए अंडा दे दे, ठीक है, गाय हमारे लिए दूध दे दे, ठीक है, पौधे हमारे लिए अनाज दे दें, तो हम दूसरों पे डिपेंड हैं अपने लिए। और ऐसे भी देखा जाए तो अपन तो है ही यार कि मम्मी हमारे लिए खाना बना दे, ठीक है। तो अपन बहुत डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड, वो कौन कहलाएंगे? हीटरोट्रॉप्स, ठीक है। अब इसमें देख लो क्या क्या है? होलोजोइक। ये क्या है? होलोजोइक एक तरह का क्या है? इसका ही टाइप है, हेटेरोट्रॉपिक के टाइप्स हैं। जैसे ऑटोट्रॉपिक के आपने टाइप्स पढ़े, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऐसे ही होलोजोइक न्यूट्रिशन है। जैसे हेटेरोट्रॉपिक में एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। इसको अपन आराम से देख लेंगे। सबसे पहले देख लो होलोजोइक में क्या? इंजेशन। अपन लोग जो करते हैं ना होलोजोइक, हम लोग जो न्यूट्रिशन करते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे कि इंजेशन मतलब यहां से मुंह से खाना डाला, ठीक है, इंजेशन। इंटरनल डाइजेशन मतलब पेट में गया, पहले ईसोफेगस से गया पेट में, पेट से गया स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस के थ्रू बाहर, राइट। तो ये होता है होलोजोइक में। क्या क्या होगा? इंजेशन होगा, मतलब अपन फूड डालेंगे, फिर इंटरनली डाइजेस्ट होगा और फिर एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा? एब्जॉर्ब। क्या बोल रहा हूं मैंने क्या बोला? होलोजोइक में क्या होगा? सबसे पहले इंजेशन मतलब क्या होता है? अंदर मुंह से
फूड अंदर डालना, ठीक है, एक तरह से लिख सकते हैं स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग ऑफ द फूड, ठीक है। फिर क्या हुआ, इंटरनल डाइजेशन, इंटरनल डाइजेशन, इंटरनल डाइजेशन में क्या क्या, जब जैसे ही अपन ने खाना मुंह में डालते हैं ना, तो अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स भी एक्टिव हो जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, आपका सलाइवा सीक्रेट करती हैं। सलाइवा किस में मदद करेगा, वो भी आपका खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा। फिर वहां से जैसे ही पेट में जाएगा, वहां बहुत सारे आपकी जूसेस मिलेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस, वो आपका डाइजेशन करवाएंगे। देन स्मॉल इंटेस्टाइन करवाएगा आपका डाइजेशन। ऐसे इंटरनल डाइजेशन बहुत सारा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है। जनरली लार्ज इंटेस्टाइन में आपका पानी का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। किसका, पानी का, ठीक है, याद रखना। जनरली यहां लिख देते हैं अपन, जनरली, मेनली, सॉरी मेनली लिख देते हैं, मेनली, ठीक है। आया समझ में, होलोजोइक आया। एग्जांपल्स कौन कौन है भाई, एग्जांपल अपने ह्यूमंस हो गए, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं अमीबा, अमीबा भी एग्जांपल याद रखना। सेप्रोट्रोफिक, सेप्रोट्रोफिक में क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन ऑन डेड मैटर। सेप्रोट्रोफिक कौन होते हैं, जो डेड मैटर को खा लेते हैं। डेड मैटर मतलब लाश खा लेते हैं सर, हाँ, उस पर भी जो डिके करती है, ठीक है, जो डिके कर जाएगी। जैसे कोई कीड़ा, आपने समझो एक मक्खी मार दी या मच्छर मार दिया, वो अगर आप कहीं पड़ा रहने दोगे तो वो एक दिन बॉडी सड़ जाती है, सड़ जाती है। कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी इंसान हो, उसकी बॉडी डिके होने लगती है। कैसे डिके हो रही है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो उसको खा ले रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो उस पर फीड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो एक्सटर्नल डाइजेशन ऑन डेड मैटर, जो मर चुके हैं ऐसे मैटर्स। देन एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्ब कर लेना उसको, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे कोई भी डेड मैटर है, देखो डाल से टूटी हुई पत्ती भी ना, वो भी एक डेड मैटर है। आ रही मेरी बात समझ में, डाल से एक पत्ती टूट गई, वो भी डेड मैटर है। कोई बॉडी दिख रही है आपको जो कि डेड है, वो भी डेड मैटर है, ठीक है। तो उसको उस पर फीड कर लिया, उसको उसका जो न्यूट्रिशन मिला उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो यही होता है सेप्रोट्रोफिक, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फंजाई। लिख लें, क्या यहाँ पे लिखना है एक्स्ट्रा में, वैसे पहले लिखा हुआ है तो आप एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। तो यही देख लो, क्या एक्सटर्नल डाइजेशन होता है किस पे, ऑन डेड मैटर पे। सेप्रोट्रोपिक में ये याद रखना, क्या जहां भी सेप्रोट्रोपिक लिखा हो, क्या याद रखना, डेड मैटर पे फीड करते होंगे, डेड मैटर पे फीड कर रहे होंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल आपका फंजाई हो गया, ठीक है। अब होते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, पैरासाइट से क्या समझ में आ रहा है, आपने शायद एक मूवी भी देखी होगी पैरासाइट, उसको ऑस्कर भी मिला था, ठीक है। तो पैरासाइटिक मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो होस्ट पे डिपेंड हो अपने सर्वाइवल के लिए। समझ में आ रहा है। जैसे मैं सबसे कॉमन एग्जांपल देता हूं, जुएं, ठीक है, जो बाल में जू हो जाते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड रहते हैं, वो आप पे डिपेंड रहते हैं। आपका खून चूस के ही उनको जिंदा रहना पड़ेगा, वरना अगर आप उसको ऐसे रख दो बाहर, ठीक है, एक ढक्कन में, वो मर जाएगा, ठीक है। उसको आप कुछ और खाने दे दो तो वो खाना नहीं खाएगा, वो आप पे ही फीड करेगा। उसको पैरासाइटिक, वो पैरासाइट है, ठीक है, आप पे रह रहा है, कोई होस्ट चाहिए उसको रहने के लिए। होस्ट कौन होते हैं, हम हो गए, या फिर कोई जो भी डिपेंडेंट जिस पे है, समझ रहे हो। जैसे अगर मुझ पे ये ग्लास डिपेंडेंट है तो मैं इसका क्या हुआ, होस्ट हुआ। आ रही बात समझ में। जुए के आप क्या हुए, होस्ट हुए, ठीक है। पैरासाइट डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको होस्ट कहते हैं। एग्जांपल देखो, लाइस, जुए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइस। टेप वॉर्म, कसकटा, अमरबेल, अमरबेल इट इज अ प्लांट, राइट। अमरबेल सबने देखा होगा आई गेस। तो ये आपके एग्जांपल। आपको क्या याद रखना है इसमें, एग्जांपल्स याद रखना है। और कभी कभी बाय चांस अगर पूछ लिया कि सेप्रोट्रोपिक क्या हो जाता है, तो डेड मैटर याद रखना है, पैरासाइटिक होस्ट याद रखना है। रहेगा याद की नहीं। इतनी बात समझ में आ रही, देख लो अच्छे से। चलो आगे बढ़े, ठीक है। यहां पे इसका एग्जांपल लिख लेते हैं अपन एक आध। फंजाई, कौन से फंजाई होते हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम लिख सकते हो आप, सीधा सीधा मशरूम, ठीक है। और क्या था लास्ट, पैरासाइट, राइट। पैरासाइट, पैरासिटिक, जो कि होस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। क्या रहते हैं,
होस्ट डिपेंडेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या था, लाइस था और टेपवर्म था। टेपवर्म अगर आप देखोगे बिल्कुल ऐसे टेप की जैसे, सेलो का टेप खोलते जाओ ना, सेलो का टेप समझो, खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, इतना बड़ा होता है ना टेपवर्म, कम से कम इतना बड़ा तो होता है, ठीक है। खोलते जाओ टेप, बिल्कुल उतना ही पतला होता है, फ्लैटेंड होता है। इससे एक चीज, इससे क्या होता है, कौन सी डिसीज हो जाती है, यहीं लिख दूं, कहां लिख दूं, यहीं लिख देता हूं, ठीक है। टेपवर्म से होता है टीनियसिस, यार यहां बनेगा नहीं, रुक जाओ, यहां पे इसको यहां लिख देता हूं, टेपवर्म, टेपवर्म से क्या होता है, टीनियसिस, याद रखना, ठीक है। टीनियसिस क्या होता है, आपका इंटेस्टाइन में एक इन्फेक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, इसके आपके लार्वास डेवलप होने लगते हैं वहां पे। क्यों होता है, अंडर कुक्ड मीट खा लो, मतलब ज्यादा अच्छा पका हुआ मीट अगर आप नहीं खा रहे हैं, अंडर कुक्ड रह जा रहा है, मतलब कम पका हुआ रह जा रहा है, तो उससे उसमें अगर टेपवर्म हुआ तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज करा देगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लाइस यहीं लिख देता हूं, चलो ठीक है। न्यूट्रिशन समझ में आ गया, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। एक देख लो, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं कुछ। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, एन ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस दैट मस्ट लिव ऑन द होस्ट टू रिमेन अलाइव। मतलब जैसे वायरस है, ठीक है। वायरस क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया पहले लेक्चरों में, क्या कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बाहर ऐसा लगेगा कि मरा पड़ा है, कुछ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, मरा है, डेड सेल। जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करेगा आपको वो जिंदा हो जाएगा, ठीक है, वो वर्क करने लगता है। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, याद रखना। ऑब्लिगेट का एग्जांपल वायरस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन इन द माउथ। माउथ में अपने डाइजेशन क्या होता है, अब जैसे ही हमने इंजेस्ट किया, हमने क्या किया, अपना रोटी का एक कॉर लिया, कॉर बनाया, अब खाया है उसको, ठीक है। अब क्या होता है उसमें, देखो सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाना। पहले आप चबाओगे, दांतों से उसको चबाओगे, ठीक है, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करते हो, उसको क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन, ठीक है। टर्मिनोलॉजी डाइफियोडोंट, देखो यहां पे लिखा है क्या, हाँ देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी याद करना है आपको, डाइफियोडोंट। अब दांतों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्या बात हो रही है, दांतों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दांतों के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब वो टाइप्स पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो हो गया फिर तो, ठीक है। पर याद रखो अपने जो ह्यूमंस हैं उसमें, उनमें क्या क्या होते हैं, ध्यान से देखना। डाइफियोडोंट, 2 सेट्स ऑफ टीथ, 2 सेट्स मतलब एक ऊपर एक नीचे, तो ये 2 सेट हो गए, ठीक है, डाइफियोडोंट, ठीक है। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट मतलब 4 तरह के दांत होते हैं, बहुत सारे, हीट्रो मतलब बहुत सारे टाइप्स के, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। क्या क्या, देखो ये देखो, इंसीजर्स, इंसीजर्स कौन से, इंसीजर्स कौन से होते हैं, जो आपके सामने के 2 दांत होते हैं, ये जो सामने के 2 दांत होते हैं उसको इंसीजर्स कहते हैं। कैनाइंस क्या कहते हैं, कैनाइन जो नुकीला, ये जो नुकीला दांत होता है उसको क्या कहते हैं आप, कैनाइन कहते हैं। प्रीमोलर अंदर वाली दाढ़, और फिर मोलर बिल्कुल लास्ट वाली दाढ़, ठीक है। चलो फिर थीकोडोंट, थीकोडोंट मतलब टीथ सॉकेट में होते हैं, टीथ एक सॉकेट में बंद, सॉकेट मतलब समझो जैसे ये एक टीथ है, ये आपका ये दाढ़ है, ठीक है, समझो ये आपकी दाढ़ है, तो कैसे फंसी होगी वो आपके ऐसे मसूड़े के अंदर फंसी होती है ना, ऐसे मसूड़े के अंदर फंसी होती है, एक सॉकेट के अंदर बंद रहती है, ये क्या एक सॉकेट के अंदर बंद होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं अपन, थीकोडोंट, थीकोडोंट, ठीक है। तो क्या क्या अपन ने देख लिया कि भाई ह्यूमंस में कौन कौन सी तरह के दांत होते हैं, एक तो थीकोडोंट, हीट्रोडोंट और डाइफियोडोंट, याद रहेगा। डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट मतलब क्या होता है, देखो 2 सेट्स ऑफ टीथ, ठीक है। डाइफियोडोंट, हीट्रोडोंट मतलब 4 तरह की टीथ, डाइफियोडोंट में क्या देखा, सेट देखा, ठीक है। हीट्रोडोंट में क्या देखा, बहुत सारे तरह के, कितने तरह के, 4 तरह के टीथ हो सकते हैं, ठीक है सर। फिर लास्ट में क्या, थीकोडोंट, थीकोडोंट मतलब टीथ जो है वो सॉकेट में बंद होंगे, सॉकेट में बंद होंगे, ठीक है। चलो डेंटल फॉर्मूला याद रखने की चीज है भाई, डेंटल फॉर्मूला याद रखने की चीज है, जो कि है 2 1 2 3, जो कि क्या है 2 1 2 3, ये आपको याद करना पड़ेगा, आ भी सकता है एग्जाम,
ठीक है, चांसेस हैं इसके 2 1 2 3। 2 1 2 3 का मतलब क्या होता है सर? ये 2 1 2 3 क्या हो गया? देखो 2 1 2 3 का मतलब है, समझो ये आपके दो सामने के दांत है ना, सेम आपके नीचे ही दो नीचे वाले दांत है, ठीक है, तो 2 यहां है, 2 यहां है। ये अगर आपके कैनाइन्स है तो ये कैनाइन 1, ये भी कैनाइन 1, समझ रहे हो? तो ऐसे लिखते हैं उसको 2 1 2 3। अभी आगे आएगा, अपन समझेंगे, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला आगे है क्या, देख ही लेते हैं एक बार। ये देखो, ये देखो इंसीजर्स आपके कितने, इंसीजर्स मतलब ये नुकीले दांत, नुकीले दांत, सॉरी सॉरी कैनाइन्स होते हैं वो नुकीले दांत, आई एम सॉरी। जो कैनाइन्स है वो आपका कितने सेट है? एक, एक सेट, सेट की बात हो रही है, एक सेट है, ठीक है। इंसीजर्स कितने हैं? 2 हैं। प्रीमोलर कितने हैं? 2 हैं। मोलर्स कितने हैं? 3 हैं। समझ रहे हो क्या बात हो रही है? इंसीजर्स आपके कितने सेट है? 2, ठीक है। ये एक और इसी के बाजू में भी होता है, ठीक है, तो इंसीजर। उसके जस्ट बाद में क्या आएगा? कैनाइन्स आएंगे, तो उसका एक सेट। फिर प्रीमोलर्स आएंगे, उसके 2 सेट आजू बाजू, ठीक है। फिर मोलर्स आएंगे तो 3। तो एडल्ट में क्या होते हैं? दूध की, जो कहते हैं ना कि यार वो अपनी अकल की दाढ़, अकल की दाढ़ आ जाती है अपनी, इसलिए 2 1 2 3 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसलिए 2 1 2 3 हो जाते हैं। देखो 2 1 2 3 और इंटू 2 भी होंगे, क्योंकि अभी तो अपन ने ऊपर की बात की, सेम नीचे भी होगा, इसलिए 32 दांत ऐसे होते हैं। अपने कितने दांत होते हैं? टोटल 32 दांत होते हैं, ठीक है। जबकि बच्चों में, इन चाइल्ड, ठीक है, यहां किसकी बात हो रही? इन एडल्ट। यहां बड़ों की बात हो रही है, यहां बच्चों की बात। बच्चों की क्या अकल की दाढ़ आएगी? अभी तो छोटे बच्चे, ठीक है। तो छोटे बच्चों का क्या? मोलर्स, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं और एक मोलर एब्सेंट होता है। एक मोलर जो कि अपन अकल की दाढ़ कहते हैं वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और प्रीमोलर्स भी एब्सेंट होते हैं, बच्चे हैं क्योंकि, ठीक है। तो उनके दूध के दांत कहलाते हैं, दूध के दांत, मिल्क टीथ, दूध के दांत। उनका डेंटल फॉर्मूला याद रखना 2 1 2 0, याद रहेगा। वही मैं सोचूं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। देखो 2 1 0 2, ये याद करना है, याद रहेगा कि नहीं? 2 1 0 2 और इनका एडल्ट का क्या हो गया? 2 1 2 3, ठीक है। ये आपको डेंटल फॉर्मूला याद करना है। टोटल अपने में कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, इनके 20 दांत होते हैं बच्चों के, ठीक है। चलो आ गई ना बात समझ में कि नहीं? देखो आप केमिकल डाइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, अपन ने क्या देखा कि यार मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? मैकेनिकल डाइजेशन। अपने दांतों ने उसको चबाया, जो खाना अंदर आया उसको चबाया, उस प्रोसेस को क्या कहा? मैस्टिकेशन। क्या कहा? मैस्टिकेशन, ठीक है। उसके बाद देखा जो चबा रहे हैं अपन जिन दांतों से, उनका टाइप क्या है, कौन क्या कहलाते हैं वो? डाइफियोडोंट कहलाते हैं, थीकोडोंट कहलाते हैं और हीट्रोडोंट, ठीक है। उसमें भी अपन ने टाइप्स देख लिए, ठीक है। उसके बाद अब केमिकल डाइजेशन होगा, ठीक है। कैसे केमिकल डाइजेशन हो? जो सलाइवा, जो हमारा थूक है, सलाइवा है, उसमें कंटेन होते हैं एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। याद रखना है भाई, ये कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। टायलिन भी कहते हैं इसको, टायलिन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। का डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है, आपको समझ रहे हो? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन आपका अपने मुंह से ही शुरू हो जाता है, माउथ से ही आपका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। याद रखना, ये आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से होता है शुरू? तो आपका माउथ से होता है। 30% इज डाइजेस्टेड हियर, 30% आपका कार्बोहाइड्रेट यहीं डाइजेस्ट हो जाता है मुंह में, ठीक है। फूड लीविंग द माउथ इज कॉल्ड बोलस। अब आपने ध्यान दिया होगा, जब आप चबाते हैं चबाते हैं चबाते हैं, उसके बाद जब उसको इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, स्वालो करते हैं, ठीक है, तो क्या एक बोलस बन जाता है, ठीक है। सलाइवा से मिलके एक बोल्स बन जाते हैं, तो उसको बोलस कहते हैं, बोलस। याद रखना, क्या कहते हैं? बोलस, ठीक है। आई बात समझ में? क्या क्या आया कि भाई सबसे पहला मैकेनिकल डाइजेशन, उसके बाद केमिकल डाइजेशन हो रहा है, किसकी मदद से? सलाइवा की मदद से। क्या होते हैं उसमें एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। क्या करता है वो? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कर देता है, ठीक है। 30% डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलस की तरह अपन स्वालो कर लेते हैं उस बाकी कॉर को, ठीक है। अपन ने अभी रोटी का टुकड़ा खाया है, ठीक है, इतना सब हो गया अभी, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, ये देखो, यहां पे देखो सलाइवरी ग्लैंड्स कहां होते हैं, यहां देखो सलाइवरी ग्लैंड्स,
सलाइवरी ग्लैंड्स ये है, ठीक है। और भी कहाँ होता है, ये भी सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये भी सलाइवरी ग्लैंड्स है। याद रखना ये जो ऑरेंजिश है 3 जगह होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। एक आपके बिल्कुल थ्रोट के ऊपर होगा, एक आपके टीथ के बिल्कुल यहाँ होगा गाल के पास, और एक आपकी जीभ के नीचे भी होता है, ठीक है। तो ऐसे आपके 3 जगह सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जहां से सलाइवा निकलेगा, ठीक है। जैसे ही वो निकलता है आपका बोलस बनता है। ये देखो सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च का इनटू माल्टोज। याद रखना है कौन से कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है ब्रेक डाउन, स्टार्च किसमें कर देता है, माल्टोज किसमें कर देता है, याद नहीं भी रखोगे चलेगा, स्टार्च याद रखना, ठीक है। स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। म्यूकस एंड वाटर वो कुछ नहीं, बस इतना याद रखो, स्टार्च एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां देखो। हाँ एक चीज और याद रखना तुम लोग, एक चीज और बता देता हूं। क्या याद रखना है सर, जैसे ही ये अपना फूड पाइप है, ये अपन ने माउथ है अपना, ठीक है। माउथ से अपन ने अंदर लिया है खाना, ठीक है। यहाँ ये होता है अपना गला, थ्रोट, ये, ठीक है। ये अब हमें एक बात बताओ, यहीं पर आपका ईसोफेगस होता है और यहीं पे आपका विंड पाइप होता है कि नहीं, आगे पीछे होता है कि नहीं। यहीं पर आपका फूड पाइप है जहां से खाना जा रहा है, और यहीं से आपका क्या है, विंड पाइप है, जहां से क्या सांस ली जा रही है ना। यहीं से यहां से खाना जा रहा है और यहां से ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो आपने देखा भी होगा कभी कभी हमें फंदा लग जाता है, हम लोग के यहाँ फंदा कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं। आप खांसने लगते हो अचानक से, आपके यहाँ फंस जाता है कुछ खाना, ठीक है। पानी पियो तो एकदम से आपको खांसी आ जाती है, तो वो क्यों होता है, आप सेम टाइम पे इनहेल कर लेते हो, आप सेम टाइम पे क्या सांस ले लेते हो, तो कभी कभी पानी फंस जाता है। आप सेम टाइम पे खाना खाते खाते एकदम से सांस ले लेते हो, तो क्या होता है मैं आपको यहां बताता हूं। समझो कि एक ये पाइप है किसकी, फूड की, और एक ये पाइप है आपकी विंड की, ठीक है। ये आपकी क्या है, फूड की पाइप है, ठीक है, और ये क्या है आपका विंड पाइप है, ठीक है। अब एक ऐसी चीज होती है यहां पे जो आपका एक टाइम पे एक ही जाने देती है कि जब खाना खाओगे, आप ट्राई कभी ऐसा करना नहीं, पर फिर भी एक बार नोटिस करना कि जब आप खाना गुटक रहे होगे ना, स्वालो कर रहे होगे ना, तब आपको सांस नहीं आएगी, तब आप सांस नहीं ले पाओगे सेम टाइम, और लोगे तो आपको खांसी आ जाएगी, ठीक है, फंस जाएगा आपका खाना गले। और सेम टाइम पे आप देखो, अगर आप सांस ले लो तो सेम टाइम पे आप पानी नहीं पी पाओगे, ठीक है। जब छोड़ रहे हो सांस तब भी आप पानी नहीं पी पाओगे, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, यहां पे एक होती है अपने पास, यहां पे होता है एक एपिग्लॉटिस। क्या होता है, समझो ऐसा ढक्कन समझ लो, ये क्या होता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। क्या होता है एपिग्लॉटिस, क्या होता है, जब भी आपको सांस लेनी होती है तो ये एपिग्लॉटिस फूड पाइप के ऊपर ढक जाता है, इट्स लाइक अ लिड, ढक्कन, ठीक है, इसके ऊपर ढक जाता है। जैसे ही अब आप खाना खाने जाओगे ना, तो आपका ये एपिग्लॉटिस यहां शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा ऐसा पलट जाएगा, फ्लैप कर जाएगा, ऐसा ऐसा होता रहता है, एपिग्लॉटिस आपका ऐसा ऐसा होता रहता है, ठीक है। सोचो इतनी बारीक चीज, इतने प्रिसीशन के साथ बनी है आपकी बॉडी, आपका एपिग्लॉटिस ऐसा हो जाता है। जैसे यहां से खाना गया, ठीक है, खाना खत्म हुआ, वापस आ गया, सांस ली, फिर वापस यहां गया, तो इसी एपिग्लॉटिस का कभी कभी डिसफंक्शन हो जाता है, तो हमें खांसी आ जाती है। कैसे कि आपने तभी खाना खाया, आपको ऑक्सीजन चाहिए, फंस गया, ठीक है, दोनों जगह एक सेम टाइम में, कभी कभी यहां से खाना चला जाता है हल्का सा, तो खांसी के थ्रू निकलता है बाहर, ठीक है। यहाँ कभी कभी हवा चली जाती है तो थोड़ा खांसी आ जाती है, ठीक है, समझ में है। एपिग्लॉटिस का यहाँ रोल ये है, तो याद रखना एपिग्लॉटिस क्या काम करता है आपका, फूड को फूड की जगह भिजवाता है और खाने को खाने की जगह, ठीक है। चलो ये आप सबसे पहले देख लो कि भाई यहां माउथ है, माउथ से खाना गया कहां, ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से कहां, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। चलो ओपन देखेंगे अच्छे से, ये भी वही है, ये तो वही है अभी। अब देखो तुम लोग अगर कहो तो बना दूं, ऐसा जाता है, ये आपने खाना खाया, ये आपका ईसोफेगस से आपका गया भाई पेट में, ठीक है, पेट में, यहां से गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन,
ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका गया फिर कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। यहाँ से रेक्टम और यहाँ से एनस, यहाँ पे आपकी पेनक्रियाज वगैरह होता है, यहाँ पे लिवर होता है, ठीक है, लिवर होता है, यहीं गाल ब्लैडर होती है। ये सब डिटेल में पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, पर अभी अपन को वन शॉट में खत्म करना। और अपन को क्या चाहिए, प्रिसीजन, अपन को चाहिए प्रिसीजन, प्रिसीजन चाहिए अपन को, ठीक है। कि भाई हम इतना ही पढ़े, कंसोलिडेटेड पढ़े, इतना ही हमको पढ़ना है और इतना ही में से ही आएगा, ठीक है। इतना डेप्थ में जाने का भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। कभी मौका मिला तो बढ़िया से डेप्थ में पढ़ाएंगे। देखो अभी, अब भाई खाना हमने देखा क्या, कि भाई यहां से अपन ने मुंह से स्वालो किया है खाना, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ईसोफेगस में जा रहा है, यहां पे जब जा रहा है ना ईसोफेगस में, तो कैसे जाता है, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। याद रखना, किसके थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। किसके थ्रू जा रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जा रहा है। याद रखना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, इट्स लाइक अ वेव की तरह, ऐसे ऐसे उसमें माइक्रोवेलाइज टाइप होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसको, खाना यहाँ है, एक बार ऐसे करेंगे तो यहां चला जाएगा, फिर ऐसे फ्लैप करेगा तो यहां चला जाएगा, तो ऐसे 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 नीचे टाइप का मोशन, आपके सी टाइप का मोशन, ठीक है। चलो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। चलो फिर यहां स्टोमक में पहुंचा, स्टोमक में पहुंचा क्या होता है, स्टोमक का पीएच याद रखना 1.5 से 3.0, ठीक है। 1.5 से 3.0, अगर कुछ भी एक पूछा जाए तो 1.5 याद रखना, ठीक है। 1.5 पीएच रहता है। फिर HCl क्यों रहता है इतना एसिड, इतना कम पीएच क्यों रहता है, क्योंकि एसिड रहता है उसमें, HCl रहता है। HCl का काम क्या है, पर्पस मेन देख लो भाई, यही पूछा जाएगा। एक तो किल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। क्या करता है, एसिड का काम क्या होता है कि भाई आपके थ्रू जो अंदर खाना गया है उसमें कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो पहले तो वो मर जाए, इतने एसिडिटी पे कोई नहीं रह पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर देते हैं, काय में कन्वर्ट कर देते हैं, पेप्सिन में। क्या हो रहा है, समझो पेप्सिनोजिन है, ये सब एंजाइम से, एंजाइम है। पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो रहा है काय में, पेप्सिन में। किसकी प्रेजेंस में, HCl जरूरी है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने, ठीक है सर। तो पेप्सिन करेगा क्या, पेप्सिन में बदल दिया। पेप्सिन क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन में इसको मदद करेगा। क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं, क्या है, एंजाइम से है, एंजाइम है, ठीक है। चलो फिर पेप्सिन समझ गए सर। माउथ ईसोफेगस वर्सेस फूड मूव्स डाउन द ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक, हमने होता है पेरिस्टाल्टिक वेव लाइक, एक क्या रहता है, मूवमेंट रहता है, ठीक है। फूड एंटरिंग द स्टोमक इज कॉल्ड काइम, ये याद रखना भाई प्लीज अच्छे से, ठीक है। क्या, फूड एंटरिंग द स्टोमक, जैसे पेट में एंटर हुआ जो खाना, उसको क्या काइम कह रहे हैं अपन, CHYME, काइम, ठीक है। याद रहेगा, ये याद रहेगा, इतना आ रही बात समझ में कि नहीं, ठीक है। अब चलो स्टोमक सेल के फंक्शन देखते हैं। स्टोमक में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं देखेंगे, चीफ सेल्स, पेराइटल सेल्स, जी सेल्स और डी सेल्स। कौन कौन से सेल्स होते हैं, देखो देखो कौन कौन से सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स, पेराइटल सेल्स, जी सेल्स और डी सेल्स। चीफ सेल्स का याद रखना फंक्शन, देखो सबके फंक्शन ही याद रखना है, ठीक है। चीफ सेल्स का क्या करते हैं, पेप्सिनोजेन। देखो सबसे पहले जब अपन ने चीज पढ़ी थी, सबसे पहली क्या पढ़ी कि भाई HCl होता है, पेट में क्या होता है, HCl होता है, तो वो क्या करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहला फंक्शन, जो मेन फंक्शन, और मेन आदमी को क्या कहते हैं अपन, चीफ कहते हैं ना। तो चीफ सेल क्या कर रहे होंगे, पेप्सिनोजेन ही रिलीज कर रहे होंगे, पेप्सिनोजेन चीफ सेल्स देंगे, जो मेन काम है वो होगा पेप्सिनोजेन का पेप्सिन में कन्वर्जन, पेप्सिन अपना प्रोटीन का वो करेगा, ठीक है। फिर पेराइटल सेल रिलीज करते हैं HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स, याद रखना, नीडेड फॉर B12 एब्जॉर्प्शन। क्या कह रहे हैं भाई, पेराइटल सेल्स से देखो, सबसे पहला देख लो, क्या चीफ सेल्स आपका क्या कर रहे हैं,
पेप्सिनोजन रिलीज किया, ठीक है। उसके बाद पैराइटल सेल्स, ये सेल्स हैं कहाँ वैसे, देखो क्या होता है, आपकी कोई भी बॉडी, जैसे समझो स्किन है, ठीक है, स्किन की भी आपकी बहुत सारी लेयर्स हैं, ऐसे लेयर्स में डिवाइड है, ठीक है, ठीक है। ऐसी सेम आपका स्टोमक जो है ना, स्टोमक का मसल, वो भी आपका लेयर्स में डिवाइड है। तो इस लेयर्स में बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, चीफ सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स हैं, इससे तरह तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या, पैराइटल सेल्स क्या करेगा, रिलीज करता है HCl और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन का काम क्या है, B12 का एब्जॉर्प्शन करवाना। B12 क्या है, विटामिन है, ठीक है, B12 का एब्जॉर्प्शन। फिर ठीक है सर, फिर जी सेल रिलीजेस, देखो जी से क्या होता है, गैस्ट्रिन, तो रिलीजेस गैस्ट्रिन, याद रहेगा, ठीक है, जी सेल गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे। स्टिमुलेट्स मोर HCl, जिससे क्या होगा, HCl का और स्टिमुलेशन होगा कि हाँ और भेजो HCl, और भेजो। जब खाना ज्यादा खाते हैं ना, अपन अच्छे से खाना खा लेते हैं, खाना खाने के दौरान गैस्ट्रिन रिलीज होता है कि हाँ और HCl चाहिए हमें, स्टिमुलेट करते हैं HCl का प्रोडक्शन। डी सेल्स रिलीजेस सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स HCl, ज्यादा HCl हो जाता है तो क्या, डी सेल्स क्या करते हैं, सोमैटोस्टैटिन रिलीज कर देते हैं कि भाई अब रुक जाओ, बहुत ज्यादा HCl हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में इतनी, क्या क्या लिख लेते हैं यहां पे। पहला क्या, चीफ सेल, चीफ सेल क्या करते हैं अपना, रिलीजेस पेप्सिनोजन, ठीक है, एक लिख लिया अपन ने। दूसरा पैराइटल, पैराइटल क्या, दो चीजें रिलीज कर रहा था, ठीक है, पहला क्या HCl और दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन किसके लिए मदद कर रहा था, इंट्रिंसिक प्रोटीन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। थर्ड जी सेल, जी सेल क्या रिलीज करवा रहा था, गैस्ट्रिन, क्या करवा रहा था ये, स्टिमुलेट, मतलब बढ़ा रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, HCl, ठीक है। फिर फोर्थ डी सेल, डी सेल क्या करवा रहा है, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, इससे क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है HCl, इनहिबिट HCl, ठीक है सर, आगे बात समझ में, ठीक है। चीफ सेल, चीफ की स्पेलिंग, ओ इसमें सब लोग मात खा जाते हैं ना, चीफ में ऐसी कुछ स्पेलिंग्स रहती है जिसमें IE में कंफ्यूज हो जाता है हमेशा। चलो, चीफ सेल्स पेप्सिनोजन, ये याद रखना है, क्या ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, ये हो गया अपना पार्ट खत्म। चलो अब आ जाते हैं, अब खाना जैसे ही वहां सब सारे जूसेस मिले, ठीक है, क्या क्या हुआ वहां पे, प्रोटीन का वाले पेप्सिनोजेंस आए, पेप्सिन में कन्वर्ट हुए, HCl था, सोमैटोस्टैटिन भी रिलीज हुए, सेल का फंक्शन याद किया। तो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, लिवर में जा रहा है, बाइल, लिवर में क्या होता है, बाइल होता है, बाइल जूस, क्या होता है, बाइल जूस, कहां से सीक्रेट होता है वो, लीवर से, ठीक है। बाइल इज सीक्रेटेड बाय द लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर को क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, याद रखना है क्या, लिवर को क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, क्या होता है, बाइल निकला लिवर से, लिवर से गया गॉल ब्लैडर, देखो एक बार वो दिखा देता हूं डायग्राम, ये देखो यहां पे, ये आपको दिख रही होगी, ये है आपका पूरा लिवर, यहां से लेके यहां से लेके आपका ये पूरा आपका क्या है, लिवर है, ठीक है, लिवर दिख गई, ठीक है। अब ये है आपकी गॉल ब्लैडर, यहां ये है आपकी गॉल ब्लैडर, तो यहां जब लिवर से क्या निकला, बाइल जूस निकला, बाइल जूस निकला है, स्टोर कहां होगा, स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, याद रखना है। इस पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि दिस इज अ कंफ्यूजिंग पार्ट, ये क्या कंफ्यूजिंग पार्ट है, क्या, लिवर से क्या निकला, बाइल जूस, ठीक है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है सर, आगे देन आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, बाइल हैज नो एंजाइम, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं रहते, पर तो फिर बाइल का फंक्शन क्या है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
भाई क्वेश्चन आएगा, याद रख लेना। कौन करवाता है आपका एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? बाइल ही करवाता है। कौन करवाता है? बाइल जूस, ठीक है। एंड मेकिंग द मीडियम एल्कलाइन फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। देखो यहां देखो, पैनक्रियास इसमें आपको शायद अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा, और होगा डायग्राम अपने पास। ये देखो यहाँ पे, ये देखो पैनक्रियास दिख रहा है आपको? ये जो पैनक्रियास है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखे। तो जैसे यहाँ खाना यहाँ पहुंच रहा है ना इंटेस्टाइन में, यहाँ का आपका लीवर से बाइल निकला, स्टोर कहाँ हुआ? गाल ब्लैडर में। अब गाल ब्लैडर से क्या, जो बाइल जूस निकल रहा है, गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकल रहा है, उससे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो रहा है, पहली बात, ठीक है। एमल्सिफिकेशन अभी बता दिया जाएगा क्या होता है, ठीक है। नाम सुन के घबराना नहीं, एमल्सिफिकेशन क्या होता है बता दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या, एक एल्कलाइन मीडियम। अभी तक पेट में क्या, कौन सा मीडियम था? एसिडिक मीडियम दे रहा था। पेट क्या था? HCl रिलीज हो रहा था ना पेट में, तो क्या एसिडिक मीडियम था। अब थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम चाहिए हमें, किसके लिए? पैनक्रियाटिक जूसेस के लिए, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। पैनक्रियास बहुत सारे जूसेस छोड़ता है, वहां से एंजाइम आते हैं, तो उनके लिए अपन को एल्कलाइन मीडियम चाहिए, तो वो कौन देगा? अपना बाइल जूस देता है, ठीक है। आई इतनी बात समझ में? यहां पे ये सब इकट्ठा होगा, अभी इकट्ठा हो रहा है, सब खाना इकट्ठा हो गया, यहाँ के जूसेस इकट्ठे हो गए, यहाँ के एंजाइम्स इकट्ठे हो गए, ठीक है। फिर यहीं पर ले आते हैं इसको, स्लाइड को। चलो ठीक है। फिर पैनक्रियाटिक जूस, देखो बोला था ना पैनक्रियास के एंजाइम्स के बारे में, तो पैनक्रियाटिक जूस क्या है? कंटेन्स ट्रिप्सिन, याद रखना भाई, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज फैट, ठीक है। क्या क्या है ये तीन, क्या नाम ले दिए सर आपने? ये ऐसे एंजाइम है जो क्या एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, जो क्या डाइजेशन करवाते हैं। किसका डाइजेशन करवाएंगे? ट्रिप्सिन, प्रोटीन का करवाएगा। पेप्सिन भी करवाता है, याद रखना, पेप्सिन भी और ट्रिप्सिन। देखो सिन आ रहा है ना जिनकी लास्ट में, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये क्या प्रोटीन का करवाएंगे डाइजेशन। अमाइलेज किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अमाइलेज आपने पढ़ा भी होगा, जब सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा था तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का करवा रहा था, स्टार्च का करवा रहा था कि नहीं। तो यहां भी अमाइलेज किसका? कार्बोहाइड्रेट का करवाएगा। और फिर लाइपेज एल से शुरू होता है, लिपिड मतलब फैट्स का करवाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूसेस है, ठीक है। आई बात समझ में? क्या हुआ, खाना हमने रोटी का कौर तोड़ा, हमने डाला, सलाइवरी अमाइलेज एक्ट किया, 30% कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे ही क्या डाइजेस्ट हो गया। ईसोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से अपना खाना नीचे गया, पेट में जाता है, आपको HCl मिलता है, पेप्सिनोजन मिलते हैं, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन का थोड़ा बहुत डाइजेशन कराता है। फिर वो जाता है नीचे जैसे ही जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, क्या पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं यहाँ से बाइल जूसेस निकलते हैं। ये सारे जूस अभी उस खाने में मिक्स हो गए, थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम मिल गया, तो पैनक्रियाटिक जूस एक्टिव हो गए। कौन से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से थे उस जूस में? पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स कौन कौन से थे? ट्रिप्सिन था, ठीक है, अपना क्या था, एमाइलेज था और लाइपेज था, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और लाइपेज फैट या लिपिड्स का। आई बात थी समझ में? चलो एब्जॉर्प्शन, अब होगा एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है, अकर्स प्राइमरली थ्रू विलाई होते फिंगर लाइक फोल्ड्स आर दे हियर? कोई बात नहीं दिखाई देगा तो हम बता देंगे। समझो ये आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर है, ठीक है। यहां पे ये होंगे ऐसे फिंगर लाइक फोल्ड्स, ऐसे, ठीक है, ये इनमें ऐसा ऐसे पूरे में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? फिंगर लाइक फोल्ड्स। इनको क्या कहते हैं? विलाई या माइक्रोविलाई भी आ सकता है, विलाई भी आ सकता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, वहां टिक करके विलाई आना जरूर। चलो, फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। काम क्या रहता है? पूछ लेते हैं, काम क्या रहता है विलाई का? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। सरफेस एरिया मतलब कि भाई पहले खाना समझो यहां जाता है, यहां से एब्जॉर्ब होता। अब भाई जब वो ये आ गए ना प्रोजेक्शन, तो यहां तक एब्जॉर्ब हो सकता है। फिर नेक्स्ट में यहां इतना खाना एब्जॉर्ब हो सकता है। आई बात समझ? सरफेस एरिया बढ़ा दिया उसने। चलो अब याद रखना ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन।
ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन। ये जो ट्रिप्सिन है ना, बना कैसे, ट्रिप्सिनोजन से बना है, अभी समझोगे आप। ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीएस एंजाइम। प्रोटीएस मतलब जो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीएस मतलब प्रोटीन को जो ब्रेक करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन ब्रेक करता है, ठीक है। प्रोटीएस एंजाइम है दैट कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड दैट इज एंड इज मेड विथ ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेस एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो रहा है मैं बताता हूं। ये कह रहे हैं कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ट्रिप्सिनोजन जो कि आपका पेनक्रियास ने छोड़ा था, ठीक है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिन में कैसे भाई, यहां पे एल्कलाइन मीडियम चाहिए आपको। क्या चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए, जो किसने प्रोवाइड कराया, आपके बाइल ने प्रोवाइड करवाया, ठीक है। और एंजाइम कौन सा चाहिए, एंटेरोकाइनेस एंजाइम चाहिए आपको, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है। ट्रिप्सिन आगे क्या करवाता है भाई, जो बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन पता समझो, ऐसे 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 बहुत सारी लेयर होती हैं, ऐसी ऐसी ऐसे समझो। इस वाले प्रोटीन को, बड़े बड़े प्रोटीन को थोड़े छोटे छोटे सिंपलर प्रोटीन में कर देता है कन्वर्ट, और सिंपलर प्रोटीन में कर देता है, कभी कभी एक सिंगल एमिनो एसिड में भी कर देता है, ठीक है। तो इसमें ब्रेक डाउन कर रहा है ट्रिप्सिन। चलो फिर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंटेरोकाइनेस एंजाइम एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन बाय कन्वर्टिंग इनटू ट्रिप्सिन। याद रखना क्या, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट कराता है, एंटेरोकाइनेस, ठीक है। एंटर दबा देना, ठीक है। चलो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी भाई हमारा एब्जॉर्प्शन सब हो गया। हाँ देखो, मैं एमल्सिफिकेशन जो बता रहा था, यही है एमल्सिफिकेशन। क्या हुआ, लार्ज लिपिड की समझो एक ड्रॉपलेट थी, बाइल जूस जैसे यहां पे आया, बाइल जूस इनसे यहां ऐसे चिपक गया, तो देखो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया। तो ये होता है एमल्सिफिकेशन। स्मॉलर लिपिड ड्रॉपलेट्स विथ लार्ज सम सरफेस एरिया एक्सपोज टू लाइपेज एंजाइम बाय एमल्सिफिकेशन बाय, ये होता है एमल्सिफिकेशन। आ गई प्रोसेस, आई समझ में कि नहीं। लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना। चलो ये भी आ गया सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ट्रू डाइजेशन कह रहे हैं। इन द लार्ज इंटेस्टाइन ट्रू डाइजेशन होता है, ब्रेकिंग डाउन फूड इज मिनिमल, क्या बोल रहे हैं, ट्रू डाइजेशन मिनिमल होता है, सबसे ज्यादा ट्रू डाइजेशन मिनिमल मतलब सबसे कम, मिनिमल मतलब सबसे कम, वेरी लेस। अब यहाँ क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सब हो गया ना यार, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट भी चला गया, लिपिड भी चला गया, प्रोटीन भी सब ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पे क्या, पानी वानी बचा। मेन जॉब इज टू एब्जॉर्ब व्हाट, वाटर, सॉल्ट एंड विटामिन्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया फ्रॉम इनडाइजेस्टिबल फूड। बस क्या याद रखना है आपको, क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन भाई, वाटर, ये याद रखना है, वाटर, सॉल्ट एंड विटामिन्स, ये वाला पोर्शन याद रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, ये आपका यहां से क्या हुआ, यहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, यहां रेक्टम और यहां एनस से एक्सक्रीट हो गया, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, डाइजेशन पूरा खत्म हो गया अपना, ठीक है, डाइजेशन अपन ने पूरा समझ लिया। अब रेस्पिरेशन देख लेते हैं, सांस लेने की प्रोसेस। अभी तक हमने क्या था किया, रेस्पिरेशन होता क्या है, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन से हमने सांस ले ली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर। देखो जब ये शुरू कर रहे हो ना, 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, ठीक है, क्योंकि एकदम से नया टॉपिक आपसे नहीं होगा। अगर आप इतने वो हो, क्या कहते हैं, बढ़िया से कंसिस्टेंट बंदे हो कि हाँ यार बैठ के हम तो पढ़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक आ जाए तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको एक ब्रेक चाहिए, हल्का सा 5 मिनट का ब्रेक लो पॉज करके, क्योंकि दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, हमें 1 शॉट में खत्म करना है। लाइफ प्रोसेसेस बहुत सारी होती हैं, ठीक है, हमें सारा स्केलेटल सिस्टम भी कैसे खत्म करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम खत्म करना है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, बहुत सारा, नर्वस सिस्टम बहुत सारा है, ठीक है। आप कैसे मैनेज करोगे, इसलिए हल्का सा 5-5 मिनट का गैप लो एक सिस्टम पढ़ने से पहले, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपन ये वाला, एनर्जी प्रोडक्शन। अभी तक आपने क्या देखा कि भाई ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, ये सब होता है रेस्पिरेशन। पर अब के कोई भी पूछे ना रेस्पिरेशन होता क्या है, उससे क्या ना, एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड व्हाट, रेस्पिरेशन। एनर्जी प्रोडक्शन होता है रेस्पिरेशन। क्या बोलोगे इससे, एनर्जी प्रोडक्शन होता है रेस्पिरेशन। डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP। क्या हो रहा है, अभी हमने जो, ये शायद आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं,
ये जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी ना, एक लाइट सनलाइट जो आपको मिल रही थी, उससे क्या बन रहा था, C6H12O6 बन रहा था, प्लस ऑक्सीजन बन रहा था, ये बन रहा था ना। ये क्या थी आपकी फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का अगर आप उल्टा कर दोगे, अगर आप फोटोसिंथेसिस का उल्टा कर दोगे तो आपका बन जाएगा रेस्पिरेशन, एनर्जी। ठीक है, क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज हमने खाया है जो वो, और ऑक्सीजन जो हमने सांस ली है, तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो भाई CO2 हम रिलीज कर देते हैं, वाटर रहता है और एनर्जी हमें मिलती है। एनर्जी किसके फॉर्म में मिलेगी हमें, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी याद रखना, एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट से क्या समझ में आ रहा, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होंगे, राइट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक बार देख लो। ठीक है, ये क्या होती है आपकी रेस्पिरेशन, क्या होती है प्रोसेस, रेस्पिरेशन। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो यहां देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। खाना जो हमने खाया है, ब्रेक करना, मतलब हमने इतना बड़ा जो रोटी का कौड़ खाया था उसको और ब्रेक करके छोटे से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, C6H12O6, वही है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। उस ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को तोड़ना और प्रोड्यूस करना एटीपी। तोड़ कैसे रहे, वो C6H12O6 प्लस O2 से, ठीक है, उससे टूट रहा है और एटीपी बन रहा है। यही होती है काई की प्रोसेस, रेस्पिरेशन की। आई बात समझ में। आपसे कोई रेस्पिरेशन पूछे तो क्या कहोगे कि भाई रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, टू फॉर्म व्हाट, एटीपी, ठीक है, टू फॉर्म एनर्जी। आई बात समझ में। चलो साइट, ये होता कहां है, ये इनसाइड द सेल, सेल के अंदर की प्रोसेस है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोड्यूस कौन करता है एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए तो उसको क्या कहते हैं, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलो ये देखो, ये एक चीज देख लो, रेस्पिरेशन में क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनता है, पाइरुवेट। यहां अच्छे से लिख देते हैं, काम करते हैं, आगे लिखा है क्या, देखो यहां पे क्या होता है। पहले इस चार्ट को समझते हैं अच्छे से, चलो समझते हैं पहले ये वाला। यहां से देखो क्या हुआ, सबसे पहले जो हमने ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा पाइरुवेट में, पाइरुवेट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पाइरुवेट में। पाइरुवेट क्या होता है, यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स थे कार्बन के, देखो C6 लिखा, तो 6 मॉलिक्यूल्स थे कार्बन के। पाइरुवेट में बचते 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन के, याद रहेगा। पाइरुवेट में कितने मॉलिक्यूल्स बचते हैं, 3 बचते हैं किसके, कार्बन के। ठीक है, अब यहां पर होती है एक एरोबिक प्रोसेस, एक होती है एनारोबिक प्रोसेस। क्या होती है, एक एरोबिक प्रोसेस और एक होती है अपनी एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, एनारोबिक के भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, वो भी अपन देखते हैं। पहले इतना समझ में आया कि भाई 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स किसके हो गए, ग्लूकोज में होते हैं। ग्लाइकोलिसिस से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बचे, जिसको पाइरुवेट कहा जाता है। पाइरुवेट अब होगा एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, ऑक्सीजन लगेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या क्या रहते भाई। यहाँ देखो, पाइरुवेट हुआ, पाइरुवेट का फर्मेंटेशन, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, और ऑर्गेनिक होगा एरोबिक होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ये जो एरोबिक है वो कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये याद रखना है आपको, क्या, ये जो एरोबिक होता है ना रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एनारोबिक वाला साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया, एनारोबिक साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा, क्रेब्स साइकिल के थ्रू होता है, और ईटीसी चेन, ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है इतना सब पढ़ने की, बस इतना याद रखना। क्या, एरोबिक में अभी क्या बनता है ये भी देखेंगे, अभी इतना समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब यहां देखो, ये देखो,
सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, पाइरूवेट में कन्वर्जन हुआ। अब पाइरूवेट का फेट, फेट मतलब किस्मत, किस्मत, पाइरूवेट कहां पहुंचेगा किस्मत देखना है। सबसे पहले अगर एरोबिक हो रहा है, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो पाइरूवेट फुल्ली ब्रोकन डाउन, पाइरूवेट फुल्ली ब्रोकन डाउन। इसका मतलब पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, एक यहां और एक ये, मतलब ऐसे जुड़े हुए 3 कार्बन मॉलिक्यूल थे, ब्रेक हो जाएंगे, फुल्ली ब्रेक हो जाएंगे। एक एक में क्या बन जाएगा, CO2 और H2O और एनर्जी। ये अपन ने देखा है, जो सबसे पहले जो लिखी थी ना प्रोसेस, वही है। ठीक है, ये वही प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस है। ठीक है, क्या बन रहा है देखो, CO2 H2O प्लस एनर्जी बन रही हाई। 36 ATP बनते हैं, याद रखना कितना, 36 ATP बन रहे हैं। सबसे हाईएस्ट यील्ड देता है एरोबिक वाला। कितने ATP बनते हैं, 36। ठीक है, ऑक्सीजन नीड, यस, एरोबिक में हमें चाहिए रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इतना याद रखना है। पाइरूवेट फुल्ली ब्रोकन डाउन, याद रखना हो रखो, नहीं रखना तो ये तो सारे रखो पॉइंट। ठीक है, अब एरोबिक की बारी आई तो एक होता है मसल में, देखो एक हमारा होता है कहां, ये होता है हमारा एक मसल में, और एक यीस्ट फर्मेंटेशन, जो अपन जनरली नॉर्मली घरों में भी यूज करते हैं, इसी चीज का, यीस्ट का यूज करते हैं ना, डोसा वोसा बनाने में, इडली बनाने में। ठीक है, और एक होता है मसल में एनारोबिक। मसल में एनारोबिक क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा ज्यादा तेज भाग लो एकदम से, कभी दौड़े, जिंदगी में दौड़े नहीं और एकदम से खूब दौड़ भाग लिया। ठीक है, तो हमारे पाँव में क्या कुछ ऐसा लगता है कि यार अब हो गया। ठीक है, पाँव आपके इकट्ठे, ऐसा लगता है कुछ जम गया है यहाँ पे। तो जो जम जाती है ना चीज, सच में जम जाती है, लैक्टिक एसिड जम जाता है। आपको ऐसा लगता है जाम हो गए हमारे पैर ना, तो वो क्या जाम किस वजह से हुए, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया है। क्या एक्यूमुलेट हो गया, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया। यहां देखो मसल में क्या हो जाता है, पाइरूवेट पार्शियली ब्रोकन डाउन, यहां फुल्ली हो रहा था, या पार्शियली कम कम टूटता है। ठीक है, पहली बार साइटोप्लाज्म में होगा, एनारोबिक है। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनर्जी लो एनर्जी, लैक्टिक एसिड, क्रैम्प्स पड़ना, पाँव में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। आपने क्रिकेट वगैरह देखते होगे तो भाई जो प्लेयर्स के पाँव में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्यों, लैक्टिक एसिड, क्या लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। आई बात समझ में। चलो अब तीसरा एनारोबिक यीस्ट, इसको फर्मेंटेशन मेथड कहा जाता है। फर्मेंटेशन जो आप डोसा वोसा बनाते हो जिससे घर में, साइटोप्लाज्म में ये भी होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाँ भाई, लो एनर्जी, इसमें भी, इसमें इथेनॉल प्लस CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा, इथेनॉल प्लस CO2 निकलेगा। यहां समझो ऐसे यीस्ट वाला जो था ना, समझो यहाँ पे जो आपके 3 थे ना, ये पाइरूवेट के जो 3 मॉलिक्यूल्स थे ना कार्बन के, ठीक है, तो एक ब्रेक हो जाएगा बस, तो एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, तो ये क्या, इथेनॉल बन गया, C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है, याद है ना, कितनों को याद है। और ये CO2 ये बन जाता है, इथेनॉल और CO2 बन जाता है। आई बात समझ में इतनी। इथेनॉल और CO2 यूज्ड इन बेकिंग वगैरह में, केक बनाने में, ये सब में यूज होता है। ठीक है, आ गई इतनी समझ में बात। रेस्पिरेशन क्या आया समझ में भाई, जो ग्लूकोज अब हमने खाया है, जो शरीर में जब एब्जॉर्ब हो गया पूरा पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, अब क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज। अब वो जो ग्लूकोज है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, CO2 H2 और एनर्जी में बना। ठीक है, एनर्जी उसने हमें शरीर में दे दी। कभी कभी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो उससे मसल में फटीग जम जाता है, लैक्टिक एसिड कहां होता है, पर वो साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड जम गया, और यीस्ट वगैरह में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो भी साइटोप्लाज्म में होता है। क्या बनाता है, इथेनॉल और CO2। आगे इतनी बात समझ में। सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग कहां बनता है, एनर्जी 36 ATP निकलता है एरोबिक में। चलो इतना याद रखना ही पड़ेगा। चलो आगे देख रहे हैं क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं एक बार। इनहेल्ड एयर प्रिपरेशन क्या होता है, सबसे पहले क्या, हमने सांस ली। ठीक है, अब सर्दी में भी बिल्कुल ठंडी ठंडी सांस लोगे ना, तो यहां पे तुम्हें बेकार लगने लगेगा, बहुत ठंडी सांस अपना शरीर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो क्या होता है, नेजल केविटी जो ये नाक के छेद होते हैं ना दो, इसी को कह रहे हैं आप नेजल केविटी, अंदर तक के, यहां तक के, ये नेजल केविटी, ये वार्म करता है, गर्म करता है, मॉइस्चर म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस उसे मॉइस्ट करता है।
ठीक है, गीला करता है हल्का सा। एंड फिल्टर्स द एयर यूजिंग हेयर्स एंड म्यूकस, ठीक है, फिल्टर करेगा, जो हेयर्स होते हैं ना नोस्ट्रल्स में हेयर्स होते हैं जो, उसके थ्रू फिल्टर भी करता है कि भाई कोई बैक्टीरिया ना चला जाए, कोई धूल डस्ट ना चली जाए, वहीं ट्रैप हो जाती है, ठीक है। कॉमन पैसेज वे, एक ही पैसेज वे भाई, फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स से ही खाना भी फेरिंग्स से फूड पाइप में जाएगा, और सांस भी फेरिंग्स से विंड पाइप में जाएगी। तो उसके लिए कंट्रोल, और वॉइस, वॉइस के लिए लैरिंग्स, याद रखना, फेरिंग्स लैरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है भाई, कॉमन पैसेज है दोनों के बीच में, फूड पाइप और उसके बीच में। लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है, जहां से आवाज निकल रही है। अभी मेरी आवाज जहां से निकल रही है, कभी हाथ रख के देना, यहाँ वाइब्रेशन हो रहा होगा, जहां वाइब्रेशन होता है वो लैरिंग्स है, ठीक है। प्रिवेंटिंग फूड एंट्री, कौन, एपिग्लोटिस, याद रखना, मैं एपिग्लोटिस बता चुका हूं, फ्लैप होता है, फ्लैप, ठीक है। क्लोजेस द ट्रैकिया ड्यूरिंग swallowing, जब हम खाते हैं तो ट्रैकिया बंद कर देता है। अभी हम दिखा रहे ट्रैकिया व्रैकिया, क्या बोल रहा हूँ ये सब में, ये देखो, ये देखो, ये कहलाता है ट्रैकिया, ये कहलाता है ट्रैकिया। इसके ऊपर वो कवर लग जाएगा एपिग्लोटिस का, तो भाई उसमें चला जाएगा क्या, ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप है, ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है, तो ट्रैकिया के ऊपर लग जाएगा कवर जब स्वाले कर रहे होगे। बस इतनी सी बात बोल रहे हैं। लैरिंग्स देख लो, यहाँ लैरिंग्स, ये ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बाद क्या आता है, ब्रोंकाइज, ब्रोंकाइज के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद एयर सैक्स। क्या बोला मैंने, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स गया, फेरिंग्स से लैरिंग्स गया, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकाइज, ब्रोंकाइज से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एयर सैक्स, ठीक है। तुम देख रहे हो यहां से यहां तक की प्रोसेस होती है, इतनी इतने ज्यादा जगह ट्रेवल करता है अपना ऑक्सीजन। जो सांस लेना इतना सिंपल लग रहा है, इतनी देर में यहां तक पहुंच गया है, लंग्स तक सब कुछ, ठीक है, और निकल भी गया इतनी देर में बाहर सारी हवा, ठीक है। चलो, फिर क्या, ट्रैकिया स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स टू प्रिवेंट कोलैप्स ड्यू टू प्रेशर चेंज। क्या बोल रहे हैं, जो ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया, इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स रहती हैं, ऐसी, ये बता रहे हैं ऐसी रिंग्स रहती हैं आगे, यहाँ जो छाती है ना आपकी, ये यहाँ पे ट्रैकिया लगा होगा, ट्रैकिया, ट्रैकियाज होते हैं जिसमें कोलैप्स ना कर जाए। अरे एक बात बताओ, जब आप ये सांस छोड़ा हमने, ठीक है, सांस छोड़ी तो हवा बाहर चली गई। अब आप बलून है, जैसे बलून से हवा आप खींच लोगे तो बलून क्या सिकड़ जाएगा, सिकड़ जाएगा ना, तो इसको सिकोड़ने से रोकने के लिए ही तो ये बाहर उनने वो लगा दी, क्या, कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये सी शेप्ड की रिंग्स लगा दी जिसमें ये सिकुड़े ना, वो ना हो जाए, क्या, कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। आई बात समझ में, क्या ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, तो प्रिवेंट कोलैप्स, ठीक है। याद रखना कौन सा शेप की रहती है, सी शेप की, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलो, लंग्स, राइट लंग इज बिगर, राइट लंग बिगर रहती है और लेफ्ट लंग छोटी रहती है। क्यों, सीधी सी बात है भाई, हार्ट भी तो हमारा लेफ्ट साइड ही है, तो लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, 2 लोब्स की रहती है, और राइट लंग 3 लोब्स की रहती है। लोब्स मतलब कुछ नहीं, यही है ऐसा, लोब्स, ये समझो, तो 1 2 3 ऐसे, ये 3 लोब्स में डिवाइड हो गई है, वो 2 लोब्स में डिवाइड है। ड्यू टू कार्डियक नॉच फॉर द हार्ट, हार्ट की जगह के लिए बनाना है, इसलिए 2 होती है, काय में, लेफ्ट लंग में। चलो, यहां एक बार देख लो, इस टाइप की एल्वियोलाई, राइट, सॉरी मैं एल्वियोलाई लिखना भूल गया शायद, कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं। एल्वियोलाई को ही एयर सेक्स कहते हैं वैसे, एल्वियोलाई, एयर सेक्स, ठीक है। एल्वियोलाई अच्छा टर्म है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी अच्छी है। चलो, ये देख लिया अपन ने। फिर क्या, जोन देखो, कंडक्टिंग जोन होता है एक, और एक होता है एक्सचेंज जोन। क्या होता है, कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन में क्या हो रहा होगा भाई, एक्सचेंज हो रहा होगा किसी के बीच, किसके बीच होगा, सांसों के बीच, ऑक्सीजन और CO2 के बीच एक्सचेंज हो रहा होगा। ये ब्लड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज विद द ब्लड, ठीक है। कहां होता है ये, एल्वियोलाई में होता है, याद रखना, एल्वियोलाई में होता है। कहां, ये जो आप देख रहे थे यहां स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पे,
समझो इस चीज को ऐसे, कैसे, समझो ये बड़े बड़े आपके एल्वियोलाई हैं, ठीक है। यहां पे आपका ऑक्सीजन गया, समझो ये आपका ऑक्सीजन गया, ये आपकी ब्लड कैपिलरी, ठीक है। यहां पे CO2 है, ठीक है। CO2 ऑक्सीजन यहां से ऐसा इंटरचेंज होगा, समझे, यहां CO2 है, यहां समझो अब ऑक्सीजन आ गया, इसने एक्सचेंज किया, समझो इधर से एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन आ गया खून में, खून का ऑक्सीजन यहां पहुंचा, ठीक है। फिर वापस पूरे शरीर में खून पहुंचा के आया, खून पहुंचा के आया, वापस से CO2 आया, CO2 यहां ऑक्सीजन से कंबाइन होके यहां आ गया, बस ये आवागमन चलता रहता है। आई बात समझ में? कहा और कौन होता है इसका मेन भाई, करता धरता एल्वियोलाई, याद रखिएगा एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई में ही होता है। अब कंडक्टिंग जोन, जो इसको सब कुछ कंडक्ट कर रहा है भाई, सांस लेवा रहे हैं सब कुछ, तो कौन है? ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स। एक सर कौन से शब्द ले लिए, ये आपका ये ट्रैकिया है, यहां से आपके ब्रोंकीज जाते हैं, ब्रोंकी, ठीक है, और फिर यहां से और डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ये हो जाते हैं आपके और डिवाइड, तो क्या हो गए? ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, ये हो गया ब्रोंकाई, ये क्या हो गए आपके सारे? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और फिर इससे निकलेंगे क्या? एयर सैक्स आपके, एल्वियोलाई। आई बात समझ में? ये आपके क्या हो गए? एल्वियोलाई, ये आपका ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? आपका कंडक्टिंग जोन। और ये आपका एल्वियोलाई क्या बना रहा है? आपका एक्सचेंज जोन। चलो इतना आया समझ में, ठीक है। यहां क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट एयर टू द एक्सचेंज साइड, और एक्सचेंज साइड में ब्लड से O2 CO2 का एक्सचेंज कराते हैं। अब इस पूरे ना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन भाई आपका डायफ्राग्म है। डायफ्राग्म क्यों है? अ शीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स, कॉन्ट्रैक्शन मूव्स डाउन ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड रिलैक्सेस अप ड्यूरिंग। आपने कभी सांस लो, अब चलो सांस लो, तो हम जो देखते हैं कि छाती बाहर आई है हमारी, जो चेस्ट बाहर आई, लंग्स बाहर आए हैं, वो क्यों आई? यहां एक मसल होता है हमारी लंग्स के नीचे, यहां पे एक मसल होता है, यहां पे एक मसल, ये ऐसा मसल होता है, इसको कहते हैं डायफ्रैगम, डायफ्रैगम, ठीक है। इस मसल के कारण जैसे हमने सांस ली तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारी लंग्स फूले, ठीक है। और जैसे हमने सांस छोड़ी तो रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हुआ तो लंग्स नीचे आए। आई बात समझ में? आई इतनी बात समझ में? क्या बोल रहा है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिकड़ा ड्यूरिंग इनहेलेशन, कि भाई ऊपर जाना है, चेस्ट ऊपर करनी है, ज्यादा अपन को एयर चाहिए, फिर रिलैक्स हो गया तो इनहेलेशन हो गया, एक्सहेलेशन हो गया। आई बात समझ में? चलो फिर देखते हैं ब्लड एंड हार्ट चैम्बर, यहां से अपना शुरू हो जाता क्या भाई? यहां से अपना शुरू हो जाता है सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी, फिर से 5 मिनट का ब्रेक लेना हो, पॉज करके ब्रेक ले लो, फिर अपन लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे है सर्कुलेटरी सिस्टम, जल्दी जल्दी समझाएंगे। क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब पूरा ये खत्म हो जाएगा, पूरा फंडामेंटल प्रोसेसेस खत्म हो जाएंगे ना, लास्ट लेक्चर में सारे इंक्लूड कर लेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है। अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, लेना हो तो। चलो शुरू करते हैं अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन क्या ब्लड देख लेंगे, और हार्ट चैम्बर्स देखेंगे, ब्लड कैसे हार्ट चैम्बर्स में कहां से कैसा क्या जाता है, ठीक है। सबसे भैया कनेक्टिव टिश्यू हम पहले पढ़ चुके हैं टिश्यूज वाले चैप्टर में। टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड भी एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मतलब बहता है, फ्लो की प्रॉपर्टी है इसमें। हार्ट चैम्बर्स देखेंगे, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रिया मतलब रिसीविंग, रिसीव करते हैं ब्लड, वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, ठीक है। अभी दिखाएंगे डायग्राम्स में। वाल्व्स होती हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो के लिए वाल्व्स होती हैं, ठीक है। बाइकस्फेड, मेटल वाल्व, ये सब वाल्व्स हैं, काम करते हैं। है क्या आगे? हाँ चलो देखो, यहाँ पे देखो,
मैं ही बना देता हूं। अच्छा, कभी भी ना हार्ट बनाओ, मैं तो ऐसे ही करता था। अपन क्या करते थे, हमेशा ऐसा हार्ट बनाते थे ना, ये वाला बनाते थे। इसी का एक टेक्निक है बढ़िया, ऐसा करो और ऐसा हार्ट बन जाओ, ठीक है, हल्का सा उसी टाइप का बना है, ठीक है। बस कुछ नहीं, यहां से आप अपना वो निकाल दो, बिना का आवाज, ठीक है, याद रखो। अब मैं आपको क्या बेसिकली क्या बता रहा हूं, यहां देखो, ये आपकी आर्टरी, ये होती है आपकी आर्टरी, नहीं सॉरी, एट्रियम। ये दोनों क्या है आपके, एट्रियम, एट्रियम, ठीक है। और यहां पर ये दोनों क्या है आपके, चैम्बर्स हैं ये सारे। ये चैम्बर्स क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स। आई बात समझ में। ये जो ऊपर है ना, एट्रियम कहलाते हैं, और नीचे वेंट्रिकल्स। क्या होता है, कुछ भी खून आना है ना, शरीर से खून आएगा तो एट्रियम में आएगा, ठीक है। लंग्स के थ्रू जो अच्छा वाला खून आएगा, ऑक्सीजनेटेड खून आएगा, वो भी एट्रियम में आएगा। पंप जब हो रहा होगा बॉडी में, जब जा रहा होगा, तब भी वेंट्रिकल से ही जाएगा। समझ रहे हो, आएगा एट्रियम से, जाएगा वेंट्रिकल से, ठीक है। रिसीवर एट्रियम है, पंप करने के लिए वेंट्रिकल से पंप करेगा। आएगा एट्रियम में, पंप होगा, ठीक है, वेंट्रिकल में पहुंचा, वेंट्रिकल से। अब यहां देखो, यहां से कुछ पक्का ऐसी कोई नलियां होगी कि भाई ये पंप हो रहा है ना, कोई नलियां होंगी जो पंप हो रहा है, पंप हो रहा है। यहां आया खून, समझो खून यहां आया, पंप हुआ, अंदर गया। अब इसको बचाने, इनको बचाने कि भाई अंदर तो आ गया, वापस ऊपर ना चला जाए, वल्व्स होती हैं। क्या होती हैं, वल्व्स। इट्स लाइक वो जो नल की वो नहीं होती, क्या कहते हैं, टैप का वो होता है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, उसको वल्व्स कहते हैं। वल्व्स हैं रोकने के लिए, ऊपर का बैक फ्लो रोकने के लिए, ठीक है। कौन कौन सी, बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड, सेमिल्यूनर। कौन कौन सी होती है, बाइकस्पेड, यहां देखो, यहां पे है नहीं, कोई बात नहीं, देखो देखो यहां पे, यहां समझो आपका ये जो तीन वल्व दिख रही है आपको, जो तीन वल्व है, इनको कहते हैं ट्राइकस्पिड वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व, ठीक है। और ये जो दो वल्व होती हैं, ये कहलाती हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, ठीक है। बाइकस्पिड किस साइड होती है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड होंगी दो, याद रखना, लोब्स भी दो ही होती हैं बाइकस्पिड में। तो यहां तीन, किस साइड, राइट, राइट साइड हो गई तीन, राइट, एम आई राइट और रॉन्ग। बाइकस्पिड लेफ्ट साइड होती है, और ट्राइकस्पिड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, ठीक है। एक सेमिल्यूनर वल्व भी होती है, एग्जिट वल्व टू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, वो भी अपन देखते हैं, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। देखो यहाँ पे, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है, यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी, ये है आपकी पल्मोनरी, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये दो, ये आपकी दो कहलाएंगी क्या, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और एओर्टा, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में बाहर जाने से, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, बाहर बाहर छोड़ती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, देखो जब भी आर्टरी का काम पूछा जाए, आर्टरी क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन कैरी कर रहा हूं, जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा हूं। पर जब भी पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी हमेशा ऑपोजिट काम करेगी, क्या, ऑपोजिट काम करेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग होगी, इसमें CO2 जा रहा होगा, CO2 कैरी कर रही होगी ब्लड, ठीक है। इसका ब्लड क्या कैरी कर रहा होगा, CO2 कैरी कर रहा होगा, ठीक है। चलो, तो सेमिल्यूनर वल्व किस किस के बीच होती है, एग्जिट वल्व टू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के एग्जिट वल्व पे होती है, अभी देखते हैं, ठीक है। मायोजेनिक, हमारा जो दिल होता है वो मायोजेनिक होता है। क्या होता है, मायोजेनिक, द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय ओन स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू, ठीक है। खुद से ही एक हार्ट बीट बन रही है, हार्ट के पास खुद की एक क्वालिटी है जिससे वो क्या सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है कि भाई धड़को, मायोजेनिक हार्ट होता है हमारे पास। नोडल मस्कुलेचर, नॉट द ब्रेन, कुछ नहीं। पेसमेकर, ऐसे नोड, ऐसे नोड, एक साइनो एट्रियल नोड होती है जो कि स्टार्ट करती है द इलेक्ट्रिकल इंपल्स,
ठीक है, जो क्या स्टार्ट करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मैं बता देता हूं यहां पे होती है बिल्कुल, ये जो वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल ये हो गई लास्ट का आपका हार्ट का पार्ट, और यहां पे इधर कहीं आपका ऐसे नोड होती है, ठीक है, यहां कहीं आपकी ऐसे नोड होगी जो दिल की धड़कन स्टार्ट कर देगी, जो क्या कर देगी, दिल की धड़कन स्टार्ट कर देगी, साइनो एट्रियल नोड होती है, ठीक है, स्टार्ट्स द, सॉरी यहां नहीं होती, आई एम सो सॉरी, यहां नहीं होती, यहां होती है, यहां होती है एट्रियम के पास, एट्रियम के पास होती है, ये दिल की धड़कन स्टार्ट कर देती है, ठीक है, यहीं से होती है दिल की धड़कन स्टार्ट। यही पेस मेकर है आपका, पेस मेकर स्टार्ट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सर। कभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में किसी का हार्ट ऑपरेशन होता है तो उसको पेस मेकर लगा देते हैं, पेस मेकर, कि भाई दिल की धड़कन की ऐसे नोड काम करना बंद कर जाती है, दिल की धड़कन ही जनरेट नहीं होती, तो दिल की धड़कन को जनरेट कराने ना पेस मेकर लगता है। अब ईसीजी क्या होता है, ईसीजी मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये जो दिल की धड़कनें आ रही हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही है, ईसीजी आपकी मेजर करता हो। ईसीजी आपने देखी होगी, देखिए कि नहीं, क्या किसी की ऐसी ईसीजी ऐसी ऐसी होती है, ऐसी देखी होगी आपने, देखी है कि नहीं ईसीजी, पिक्चर्स में तो देखी होगी, ठीक है। तो ये ईसीजी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपकी नापती है, ठीक है। अभी देखते हैं आराम से, हाँ एक बार सारे पार्ट्स पहले ये देख लो आप, डबल सर्कुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन देखो काम देखो क्या है यहाँ पे, अच्छा सा डायग्राम नहीं दिया है, अच्छा डायग्राम की कमी है, कोई बात नहीं, मैं ही अच्छा डायग्राम बना देता हूँ। थोड़ा गोल हो गया है, ठीक है। यहां समझो आपका वीना का आवाज है, ठीक है। अब देखो यहीं से बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले हमारे शरीर में देखो, हमारे शरीर में CO2 वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड, उसको क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे, यहीं लिख देता हूँ, क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कैसा ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है। CO2 वाला ब्लड यहां से एंटर होगा और यहां से एंटर होगा। ये सर क्या है, ये है अपना इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वीना कावा, और ये क्या है अपना सुपीरियर वीना कावा, यहां लिख देते हो, ठीक है। क्या है, सुपीरियर वीना कावा, ठीक है। ये अपना क्या आया, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड जो गंदा ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, वो अब हमारे हार्ट में आया, हार्ट में एंट्री ली, हार्ट में एंट्री ली कहां पे, यहां पे। ये क्या है अपना एट्रियम, कौन सा वाला एट्रियम है, राइट एट्रियम। कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, राइट एट्रियम, RA लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, पंप हुआ यहां आया, ठीक है। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से जाएगा कहां, राइट वेंट्रिकल से जाएगा यहां पल्मोनरी आर्टरी में। कहा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। क्या कैरी करती है, मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरी, CO2 वाला, अभी तक CO2 वाला ही ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा, लंग्स में, यहां से आएगा वो लंग्स में, ठीक है। लंग्स से कहां जाएगा, वापस आएगा वो पल्मोनरी वेन में, कहां, यही होती है पल्मोनरी वेन, लंग्स से जाएगा वो पल्मोनरी वेन में। कौन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या है, पल्मोनरी वेन। क्या हुआ, मैं समझा रहा हूं, आर्टरी से गया, समझो ये नस है, ठीक है, एक आर्टरी, ये नस है, ठीक है, नस गई, ये आपका एयर सेक्स था, यहां पे एल्वियोलाइज जो थे ना आपके, ठीक है, यहां पे उसने क्या, एल्वियोलाई ने कहा लो ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, CO2 हमें दे दो, CO2 इसको दिया, ऑक्सीजन इसने लिया। अब ये खून ऑक्सीजन से युक्त है, ठीक है, कौन सा खून है ये, ऑक्सीजनेटेड,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया तो अब जाएगा कहाँ, पल्मोनरी वेन में आया, पल्मोनरी वेन में आया, पल्मोनरी वेन से कहाँ आ जाएगा, ये अपना लेफ्ट एट्रियम में, LA, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व में पंप होगा, काय में आ जाएगा अपना, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, ये होता है एक एओर्टा, ऐसा एओर्टा होता है, ठीक है। तो यहां से ऊपर वाले बॉडी में जाएगा और यहां से नीचे वाले बॉडी में जाएगा। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से, इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। यहां देख लो, यहां देखो, डबल सर्कुलेशन में क्या हुआ, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर वन कंप्लीट साइकिल। डबल क्यों कह रहे हैं, हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है ब्लड को, प्योर अपना क्या कहते हैं, प्योरिफिकेशन के लिए, किसके लिए, अपना एक साइकिल कंप्लीट करने, प्योर बनने, ऑक्सीजन युक्त बनने। कैसे, पहले हार्ट में, अपनी बॉडी से हार्ट में आया, हार्ट के थ्रू गया लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन लिया, फिर आया हार्ट में, फिर हार्ट से जाएगा बॉडी में, फिर वापस से हार्ट में जाने लगेगा। पर इतनी प्रोसेस में 2 बार ही हार्ट आया, ठीक है, तो इसलिए डबल सर्कुलेशन। चलो, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हार्ट और लंग्स इन्वॉल्व हैं इसमें। पल्मोनरी जहां भी शब्द पढ़ो ना, पल्मोनरी, इसका मतलब लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है कुछ, ठीक है। फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, ऑफ कोर्स यार, हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है सारे। अब एक चीज यहां देखो, ये देखो, ब्लड वेसल्स आर्टरी क्या करती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर ले जाती है, ठीक है। ये थिक वॉल्स की होती है, अंतर आ जाता है कभी कभी आर्टरी वेन में, देख लो, आर्टरी जो होती है मोटी वॉल्स की होती है। मोटी वॉल्स मतलब समझो, ये अगर आर्टरी है तो ऐसी होगी, ऐसी होगी, मतलब सिर्फ यहां से निकल रहा होगा, ये सब मोटी होगी। ऐसे दिखा देता हूं, ये होगी आपकी आर्टरी, ठीक है। और वेन कैसी होगी, वेन होगी आपकी नैरो, वेन आपकी क्या होगी, नैरो। वेन आपकी थिन वॉल्स होगी, थिन वॉल्स, ठीक है, पोजेस वॉल्व्स। और टुवर्ड्स द हार्ट, वेन कहां ले जाएगी, टुवर्ड्स द हार्ट के पास ले जाएगी। पर कौन सी, पल्मोनरी, याद रखना, वेन क्या करती है, पल्मोनरी वेन ले जाती है टुवर्ड्स द हार्ट। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, भाई ये आ जाता है, अच्छे से देख लो, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरी जनरली ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, पर पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ले जाएगी, और पल्मोनरी वेन्स ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ले जाएगी। याद से, अच्छे से ध्यान से करना, ठीक है। अब यहां देख लो वो जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है, अच्छे से हम ही लिख देते हैं। क्या हुआ सबसे पहले भाई, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा, वीना कावा से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सी ब्लड लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। कहां आया भाई, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व। सब लिख दे रहा हूं, ये पूरा मतलब आपका वो है, क्या कहते हैं, एक तरह से सार है, समरी है पूरे डबल सर्कुलेशन की। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, मतलब यहां वापस आ गया हार्ट में, ठीक है। पल्मोनरी वेन में क्या आ जाएगा, पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना, ये जो चीज ऐड कर रहा हूं यहां तक, मतलब यहां से डीऑक्सी शुरू हुआ था तो यहीं तक आया, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। पल्मोनरी वेन में आया, फिर अपने लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, काय के थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से बॉडी में, और ये पूरी साइकिल चलती है आपकी। बॉडी से फिर वापस से CO2 आएगा, तो CO2 वाली ब्लड यहां तक, ऐसे ऐसे आपकी पूरी एक साइकिल चलती है। आई बात समझ में, यहां लिख देता हूं आपका डबल सर्कुलेशन,
ठीक है, आई समझ में? ये अगर आपने याद कर लिया तो डबल सर्कुलेशन याद ही है, समझो। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कुछ ब्लड सेल्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये एनीमिया एक डिसीज है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन वाया हीमोग्लोबिन एंड CO2। क्या करता है? आरबीसी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना है यहां से वहां। ऑक्सीजन काहे के मदद से करता है? हीमोग्लोबिन, याद रखना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हीम होता है, मतलब आयरन। ठीक है, आयरन, हीम, आयरन रहता है। एंड CO2। नो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया इन मैमल्स। क्या होता है? आरबीसी, मैमल्स के आरबीसी में, मैमल्स आरबीसी डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता है सेल में। ठीक है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी नो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया इन मैमल्स। लाइफ स्पेन कितना रहता है? 120 दिन। भाई ये क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से अच्छे से याद कर लेना। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन इज अ क्वेश्चन। और कहां एंड होता है? डिस्ट्रॉय कहां होती है सारी? आरबीसी, स्प्लीन में। मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? पहले आरबीसी का काम क्या होता है भाई? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की मदद से करता है। हीमोग्लोबिन होता है काय में? आरबीसी में। हीमोग्लोबिन में हीम है, इसका मतलब आयरन भी होता है। ठीक है, अब कोई न्यूक्लियस नहीं होता मैमल्स के आरबीसीज में। ठीक है, भले ही माइटोकॉन्ड्रिया, भले ही कोई सा हो। ठीक है, दूसरी चीज लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन मतलब जिंदगी कितनी रहती है एक आरबीसी सेल की? एक आरबीसी सेल की जिंदगी रहती है 120 दिन। वो सिर्फ 120 दिन जीता है, उसके बाद मर जाता है। कहां मरता है? जाके स्प्लीन में जाके मरता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। ठीक है, स्प्लीन क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान। याद रखना ये चीज। चलो फिर आ जाता है डब्ल्यूबीसी, जो कि ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये डिफेंस और इम्यूनिटी के लिए काम करता है। कहेंगे डिफेंस और इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम होती है। आपको कोई चोट लग गई, ब्लड क्लॉटिंग जो आ जाती है, ऊपर परत आ जाती है, प्लेटलेट्स, उसमें प्लेटलेट्स का काम रहता है। थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं। तो कि एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब एनीमिया हो जाता है कुछ लोगों को। एनीमिया हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। जो बताया था, हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी, आयरन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। B12, B9 और आयरन डेफिशिएंसी। B12 भी हो सकता है और आयरन, मेन आयरन रहता है। अगर नहीं दिया ऑप्शन में आयरन तो B12 लग जाते हैं। ठीक है, चलो ये देखो, सबका एक बार देख लो भाई। ऐसे दिखते हैं आरबीसी अपने। ठीक है, प्लेटलेट्स ऐसे दिखते हैं। और ये डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं। डब्ल्यूबीसी 2 में बटा हुआ है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी 2 में बटा हुआ है। काय में? एक तो तुम्हारा ग्रेन्युलोसाइट्स में और एक तुम्हारा ए ग्रेन्युलोसाइट्स में। ठीक है, 2 में बटा हुआ है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में। ठीक है, अब ये ग्रेन्युलोसाइट्स भी डिवाइडेड है और ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स भी डिवाइडेड है। ठीक है, क्या रही बात समझ में? ग्रेन्युलोसाइट भी डिवाइडेड है और ए ग्रेन्युलोसाइट भी डिवाइडेड है। चलो ग्रेन्युलोसाइट के टाइप देख लेते हैं। कौन कौन से? ये जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। क्या क्या? इओसिनो, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स के क्या हो जाएंगे? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, सबका एक एक बार फंक्शन देख लो, क्योंकि यार ये फंक्शन आ जाता है। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पूछ लेगा कोई, इओसिनोफिल अपना इसके फंक्शन नहीं पूछेगा, किसके? एरिथ्रोसाइट्स के कोई फंक्शन नहीं पूछेगा, पर आपका इसका फंक्शन पूछ लेता है। तो ध्यान से देखो, न्यूट्रोफिल्स जो कि क्या है? अपना एक ग्रेन्युलोसाइट है। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या रहता है? फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू अ बैक्टीरिया और अ वायरस। ये पहली, मतलब कोई चीज अगर पहले इंटरेक्ट कर रही है तो सबसे पहली चीज कौन इंटरेक्ट करेगी? अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया घुस गया, सबसे पहली चीज जो आपसे इंटरेक्ट करेगी उससे, बैक्टीरिया से, वो कौन रहेगा? आपका न्यूट्रोफिल्स। याद रखना, न्यूट्रोफिल क्या करता है आपका? फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, चलो फिर इओसिनोफिल देख लेते। इओसिनोफिल नोन फॉर देयर रोल इन एलर्जी सिम्टम्स। इओसिनोफिल एलर्जी सिम्टम्स के लिए रहते हैं।
बेसोफिल नोन फॉर देयर रोल इन एस्थमा, एस्थमा वगैरह के लिए ये बेसोफिल्स का काम रहता है। लिम्फोसाइट्स फाइट इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्या एंटीबॉडीज भी देखो इओसिनोफिल का एक पैरासाइटिक भी है, अभी अच्छे से लिखवा दूंगा, ठीक है। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। मोनोसाइट्स क्लीन अप डेड सेल, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं सारा एक जगह पे। क्या क्या? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल लिख चुके हैं पहले, पीछे इओसिनोफिल देख लो। इओसिनोफिल क्या क्या? एलर्जीज एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इसमें मदद करता है, ठीक है। मेनली एलर्जी का ही ये काम रहता है, बेसोफिल का भी, ठीक है। और लिम्फोसाइट प्रोड्यूस क्या करते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज अपन एक नए लेक्चर में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना अभी। एंटीबॉडीज बेसिकली जो आपके एंटीजन से फाइट करती है। एंटीजन क्या हो जाता है? आपकी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब एंटीजन हो गए, तो उनसे फाइट कौन करती है? एंटीबॉडीज। तो उनको प्रोड्यूस कौन करता है? लिम्फोसाइट्स, ठीक है। फिर लिम्फोसाइट के बाद क्या था? मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करते हैं? डेड सेल्स का, राइट, क्लीन अप डेड सेल्स, राइट, क्लीन अप डेड सेल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल रह गया है तो वो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूट्रोफिल एट बैक लिखी दूं क्या? लिखी दूं? ठीक है, आया समझ में? आ रही है बात समझ में? ये आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये WBC के टाइप्स हैं आपके। चलो अब देखो, अब ब्लड ग्रुपिंग देख लो। ब्लड ग्रुपिंग सबको पता होगा कि यार हमारा ब्लड क्या होता है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप होता क्या है, पता कैसे चलता है ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका? तो देखो ब्लड ग्रुप क्या होता है, बेसिकली एक एंटीजन होता है आपकी आरबीसी पे। मतलब समझो आपकी ये अगर आरबीसी है, ऐसी है, तो उस पर एक एंटीजन है, एक ऐसा एंटीजन निकला हुआ होता है, एक ऐसा एंटीजन निकला हुआ होता है। वो कौन से एंटीजन होते हैं? अगर ए एंटीजन है आपकी बॉडी में तो ब्लड ग्रुप ए, आरबीसी में बी है तो बी, ए और बी दोनों एंटीजन तो ए बी, अगर कोई एंटीजन नहीं है आपके आरबीसी में तो ओ। आई बात समझ में? ए एंटीजन है आरबीसी में तो ए, बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, नन कोई नहीं है एंटीजन आपके आरबीसी में तो ओ, ठीक है। अब याद रखना दोनों ऑपोजिट होते हैं, दोनों ऑपोजिट होते हैं। क्या? एंटीजन ऑन आरबीसी और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। क्या? एंटीजन ऑन आरबीसी और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी प्लाज्मा में? एंटी बी। एंटी बी, एंटी ए क्यों नहीं? अरे एंटी ए होगी तो ये तो ए को ही मारने लगेगी ना। एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन को मारती है, तो एंटी अगर ए होगी तो ए को ही मारने लगेगी, इसलिए एंटी बी रहेगी इसमें। याद रखना, समझ में आ रही बात? क्या एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन को मारती है, ठीक है, सीधी बात। अब एंटीबॉडी अगर ए रहेगी, एंटी ए रहेगी तो ए को मारेगी, इसलिए एंटी बी है कि भाई बी वाला। इसलिए क्या अपन वो करते हैं चेक, क्या ब्लड ग्रुप चेक करते हैं डोनेशन से पहले। ए को बी में नहीं दे दो, क्या हो जाएगा? वरना ये मारने लगेगा, खुद का ही खून मार रहा है, खून से खून की लड़ाई हो रही है। वैसे बीमार था बेचारा इंसान, ये युद्ध कर रहा अलग अलग से, है ना, वहां खून खून में लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो वो बचाने के लिए क्यों होता है, अब समझ में आया? क्योंकि जो भी हमारे शरीर का ब्लड ग्रुप है उससे ऑपोजिट की एंटीबॉडी हमारे प्रेजेंट में हमारे शरीर में रहती है, इसलिए कोई और नहीं लगा सकते हम पे, ठीक है, ब्लड। अब क्या? एंटी बी रहती है, बी वालों के पास एंटी ए रहेगी, ए बी के पास कोई नहीं रहेगी एंटीबॉडी। याद रखना प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं। इसका मतलब ए में ए बी वालों को आप कोई भी डाल सकते हो ब्लड, उनमें ए बी डाल सकते हो, ए बी वाला भी डाल सकते हो ब्लड, बी वाला ब्लड भी डाल सकते हो, उनमें ओ वाला ब्लड भी डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें ओ में तो क्या है? एंटीजन ही नहीं है कोई। समझ में आया? इसलिए क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स। सारा खून एक्सेप्ट कर लेते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स। कोई भी यूनिवर्स का ब्लड ले आओ, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। पर ओ वाले नन,
एंटी ए एंड एंटी बी, इनमें दोनों तरह की एंटीबॉडीज रहेंगी, एंटी ए भी रहेगी एंटी बी, मतलब ओ वालों को ओ का ही खून चाहिए, ओ वालों को ओ का ही खून चाहिए, इसलिए यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ये दे किसी को भी सकते हैं, क्यों किसी को भी दे सकते हैं भाई, क्यों किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर है और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। चलो, अब RH फैक्टर भी होता है, RH मतलब कहते हैं ना ओ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, तो यही RH फैक्टर ही पॉजिटिव नेगेटिव है, प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन। अगर RH एंटीजन है तो पॉजिटिव कह देते हैं और नहीं है तो नेगेटिव कह देते हैं। तो सबसे रेयर खून कौन सा होता है, O नेगेटिव। O नेगेटिव कौन सा होता है, रेयर, सबसे रेयर, मतलब ये क्या हुए भाई, ये सिर्फ ले, ये किसी से ले नहीं सकते, दे सकते हैं बस, ये सिर्फ O नेगेटिव वालों को, O नेगेटिव वालों का ही खून चाहिए, वरना लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, चलो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस ये आया है भाई क्वेश्चन में, याद से देख लो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है, अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन अ सेकंड प्रेगनेंसी वेयर एन RH नेगेटिव मदर कैरीज अ RH पॉजिटिव फीटस। एंटीबॉडीज क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि अगर एंटीबॉडी ए रहेगी, एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी बनेगी क्या, एंटी बी। अगर पॉजिटिव RH है, एंटीजन पॉजिटिव है, तो कौन सी बॉडी रहेगी, एंटीबॉडी एंटी नेगेटिव, एंटी नेगेटिव वाली रहेगी। ठीक है, नेगेटिव है तो एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, एंटी पॉजिटिव वाली रहेगी। राइट, अब क्या होता है, जब भी खून देखते हैं ना तो ओ पॉजिटिव वाले ओ पॉजिटिव को ही देंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाले लड़ाई हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव की लड़ाई हो जाएगी। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब इसमें पहली बात तो कोई एंटीजन है ही नहीं, कोई एंटीजन नहीं है तो एंटी पॉजिटिव जरूर होगा पर इसको रोकने के लिए। ठीक है, और इसके पास एंटी नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, तो कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली अगर जो माइनस वाला है, माइनस वाला जो है तो उसके पास एंटी पॉजिटिव रहेगा। तो अगर तुमने प्लस खून दे दिया, प्लस वालों ने खून दे दिया माइनस वालों को, तो ये युद्ध करने लगेंगे उससे। ठीक है, ये युद्ध करने लगेंगे उससे। तो क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है भाई, उसमें मदर के पास रहता है पॉजिटिव वाला और बेबी रहता है नेगेटिव वाला। देखो, मदर के पास क्या, लाइफ थ्रेटनिंग वेयर एन मदर, सॉरी, मदर के पास रहता है नेगेटिव और चाइल्ड के पास क्या रहता है, पॉजिटिव। तो मदर के पास अगर नेगेटिव है तो उनके पास क्या होगा, एंटी पॉजिटिव वाला होगा। एंटी पॉजिटिव वाला होगा तो अटैक कर देगा चाइल्ड पे कि भाई पॉजिटिव वाला खून कैसे आ गया मैम, तो चाइल्ड पे ही अटैक करने लगता है, तो माँ की कोख में ही बच्चा डेथ हो जाती है। सेकंड बच्चे में जनरली होता है, किसमें, सेकंड चाइल्ड में जनरली हो जाता है। ठीक है, सेकंड चाइल्ड में जनरली कभी कभी हो जाता है। इसलिए जब शादी भी करते हैं ना तो थोड़ा बहुत ब्लड ग्रुप देख के कि भाई नेगेटिव वालों की शादी कराओ तो नेगेटिव ही होगा बच्चा, पॉजिटिव वालों की कराओ पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, ऐसा होता है। यही बात समझ में, एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर अटैक्स द फीटस RBC। माँ के जो एंटीबॉडीज हैं वो फीटस को, फीटस मतलब बच्चा, शिशु जो अभी कोख में है, फीटस RBC को डिस्ट्रॉय करने लगता है। आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। चलो, अब अपन ने सारे सिस्टम्स पढ़ लिया, बस डिसऑर्डर्स रह गए। ठीक है, सबके डिसऑर्डर्स देखेंगे बारी बारी, जल्दी जल्दी से डिसऑर्डर्स फिनिश करते हैं अपन। सबसे पहला क्या है, एस्थमा। एस्थमा क्या होता है, जिसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, स्वेलिंग और ब्रोंकाई। ब्रोंकाई सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें और ब्रोंक्यूल्स में, तो उसको अस्थमा कहते हैं। आई बात समझ में, अस्थमा किसको कहते हैं, जब ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेमेट हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कैसे होती है, इनहेलर्स वगैरह तुमने देखा होगा, फुसफुस वाले आते हैं ऐसा, उनको लेना पड़ता है इनहेलर्स। ठीक है, तो वो एस्थमिक पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, एम्फाइसेमा क्या होता है, एम्फाइसेमा याद रखना, क्रोनिक डिसऑर्डर वेयर एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड। भाई एल्वियोलाई की वॉल्स ही डैमेज हो जाएंगी। सोच रहे हो एल्वियोलाई कितना इंपॉर्टेंट है, वही तो सारा कैरी करवा रहा था आपका ऑक्सीजन से CO2 एक्सचेंज। ठीक है, ऑफन ड्यू टू स्मोकिंग, ये स्मोकिंग से हो जाता है एम्फाइसेमा। रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, ज्यादा सांस नहीं आती जाती, फिर टार जमा हो जाता है एम्फाइसेमा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, न्यूमोनिया, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है न्यूमोनिया, वेयर द एल्वियोलाई फिल्स विद फ्लूइड। एल्वियोलाई में पानी भर जाता है, पानी भर जाता है न्यूमोनिया में। सेवरली हिंडर्ड गैस एक्सचेंज, बहुत रेयर सांस आती है, बहुत खिंच के सांस आती है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, न्यूमोनिया में। आई बात समझ में, बात आई समझ में। फिर हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाई BP,
हाई बीपी को क्या कहते हैं अपन? हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली अबव द नॉर्मल। देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर याद रखना, ये भी आ जाता है भाई, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, 120/80, ठीक है। हाइपरटेंशन में इससे ज्यादा हो जाता है, और हाइपोटेंशन में लो बीपी, इससे कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर, देखो क्या, बियॉन्ड कैविटीज एंड स्कर्वी। पहली बात तो कैविटी वगैरह हो जाती है दांतों में। स्कर्वी, स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, ठीक है, याद रहेगा स्कर्वी। चलो पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर, दीज आर पेनफुल सोर्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला? पेप्टिक अल्सर्स, छाले पड़ जाते हैं आपके पेट के निचले हिस्से में या फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, ये इस वाले हिस्से में आपके ना छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं आपको, ठीक है। तो कॉज, मोस्ट ऑफ द कॉज्ड बाय बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर, ये आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना पेप्टिक अल्सर्स होते क्या है, ठीक है। चलो जॉन्डिस, जॉन्डिस मतलब पीलिया, ये क्या होता है? पीलिया, क्या पीलिया, ठीक है, जॉन्डिस पीलिया, अ कंडीशन वेयर द स्किन एंड आई टर्न्स येलो, स्किन येलो पड़ जाती है, ठीक है, आंखें येलो पड़ जाती है, नाखून येलो पड़ जाते हैं। ये क्यों होता है? ये जो आपका बिलीरुबिन होता है ना, बिलीरुबिन पिगमेंट, बिलीरुबिन का होता है बाइल पिगमेंट। लिवर से जो बाइल था ना, बाइल सीक्रेट होता था, उसमें बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन जो कि येलो कलर का पिगमेंट होता है। आपका जो स्टूल का कलर होता है, आपका जो पॉटी का कलर होता है, वो येलो क्यों होता है? बिलीरुबिन की वजह से। बिलीरुबिन एक पिगमेंट है जो कि येलो कलर देता है, ठीक है। हमेशा सबका क्वेश्चन रहता था बचपन में कि यार खाते हर कलर का है, ठीक है, सुबह से येलो कलर का क्यों होता है? तो बिलीरुबिन की वजह से येलो पिगमेंट देता है, येलो पिगमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, जो बिलीरुबिन है ना, ये दिस यूजुअली इंडिकेट्स दैट लिवर इज स्ट्रगलिंग टू प्रोसेस डेड आरबीसी और देयर इज अ ब्लॉकेज इन द बाइल। ये आपके शरीर में फैलने लगता है बिलीरुबिन, ठीक है। इसका मतलब लिवर थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, आपका लिवर को हल्के से इशू आ रहा है, ठीक है। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स, ये भी भाई बहुत आजकल चलने लगा है। क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स है, द स्फिंक्टर वॉल्व बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्टोमक डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली अलाउइंग स्टोमक। क्या होता है, जब ये आपका ईसोफेगस होता है ना, ये ईसोफेगस, यहाँ इधर भी एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ भी स्फिंक्टर होता है, वो बंद नहीं हो पाता, तो जो आपका HCl बन रहा है पेट में, वो आपकी छाती की तरफ आने लगता है, गैस बनने लगती है, ज्यादा एसिडिटी होने लगती है। तो ज्यादा एसिडिटी होने लगे रेगुलर बेसिस पे, उसको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं। आई बात समझ में? इतना आया समझ में कि नहीं? ठीक है, चलो फिर देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। सबसे पहला ट्यूबरकुलोसिस, भाई एक टाइम पे बहुत फैला था, टीबी कहते थे जिसको। अ सीवियर इन्फेक्शन डिसीज प्राइमरली अफेक्टिंग द लंग्स कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये भाई अच्छे से देख लो, ये आएगा क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है। क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस होता है। इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल लम्प्स ट्यूबरकल्स इन द लंग टिश्यू। लंग टिश्यूज में क्या? स्मॉल लम्प्स। लम्प्स मतलब ऐसे 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 ये लम्प्स होते हैं, ठीक है, गांठे टाइप लम्प्स बना देता है। रिड्यूसिंग ब्रीदिंग कैपेसिटी एंड कॉजिंग अ परसिस्टेंट कफ। पूरे टाइम खांसते रहोगे, सांस लेने में दिक्कत होती है। टीबी बहुत गंदी बीमारी एक टाइम पे फैली थी, फिर उसका क्या हुआ, टीबी की वैक्सीन आ गई। वैक्सीन बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो अपन वैक्सीन देखेंगे कि उसमें भाई वैक्सीन ने कितनी हेल्प कर दी। पहले पोलियो बहुत चलता था, लोग लूले लंगड़े होने लगते थे, उनका पोर्शन वर्क नहीं करते थे हाथ पैर के। फिर ट्यूबरकुलोसिस एक टाइम पे बहुत फैला, फिर इसका वैक्सीनेशन आया। अभी तक एड्स की वैक्सीन नहीं आई है, क्यों? क्योंकि वो वायरस है। वो जब चलो अपन पढ़ेंगे तब बताऊंगा अलग से, अभी तो ये करते हैं। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन टू द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। क्या कह रहे हैं? ब्रोंकियल ट्यूब्स, ब्रोंकियल देखे थे ना, ब्रोंक्यूल्स, ये तो इनकी ट्यूब्स में क्या होती है, इनकी लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन, ये भी सूज जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स लीडिंग टू अ परसिस्टेंट कफ। भाई परसिस्टेंट कफ आता है, पूरे टाइम खांसी आते रहेगी। थिकेंड म्यूकस, जो म्यूकस है ना, कफ, कफ फ्लैग्म कहते हैं जिसको, फ्लैम कहते हैं, फ्लैग्म, ठीक है। ये बहुत गाढ़ा सा ऐसा कफ बन जाएगा, ठीक है, किसमें? ब्रोंकाइटिस में। इट कैन बी एक्यूट, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और क्रॉनिक लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। भाई स्मोकर्स, ये स्मोकर्स जितने हैं ना, ये सारी बीमारी स्मोकर्स वगैरह को हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्विट स्मोकिंग अभी तुरंत, अगर आप में कोई करता है, करना नहीं चाहिए यार। देखो मेरे हिसाब से ना, आप 10 रुपये भी कहीं डाल रहे हो, मतलब चलो 10 रुपये, जितने रुपए की आती हो एक सिगरेट, 10-15 रुपए की जितने की भी आती है एक सिगरेट,
तो अपने शरीर में लगा लो वो चीज़। आप नुकसानदायक चीज़ को आप अपने शरीर में एंटर कैसे करवा सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता। 10 का आप कुछ खा लो, कुछ अच्छा 10-10 रुपए इकट्ठे कर लो, सेविंग कर लो, कुछ अच्छा बड़ा ले लो, पर एटलीस्ट अपने नुकसान के लिए कोई चीज़ तो नहीं खरीदो यार। मुझे मतलब ये मेंटेलिटी समझ में नहीं आती। इट्स लाइक कि मैं कीलें खरीद रहा हूँ अपने लिए कि भाई मुझे उस पर चलना है, कीलों पे चलना है, इसलिए मैं कीलें खरीद रहा हूँ। ऐसा क्यों करना? खुद का पैसा खुद के नुकसान के लिए कैसे यूज़ कर सकता है कोई? समझ में नहीं आता इंसानों की बात। ठीक है, चलो, तो अगर इफ यू आर अ स्मोकर देन प्लीज क्विट स्मोकिंग। ठीक है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज देख लो, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है? जब कभी ना जो माइनर्स होते हैं, जो खदानों में काम करते हैं लोग, जो मजदूर होते हैं, जो अंदर खदानों में कई दिनों से पड़े हुए हैं भाई, वो ही कर रहे हैं बस, क्या कहते हैं, माइनिंग ही करे जा रहे हैं, जहाँ धूल 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 है पूरे में। ठीक है, इस टाइप के वातावरण में जो काम करते हैं तो वो इनहेल करते हैं सिलिका। सिलिका मतलब धूल, यही। और एस्बेस्टोस के फाइबर्स, एस्बेस्टोस भी एक कंपाउंड है, उसके फाइबर्स ओवर मैनी ईयर्स, जब बहुत साल काम करते हैं माइनिंग वगैरह में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उनको फाइब्रोसिस हो जाता है। स्कारिंग ऑफ लंग टिश्यूज। ठीक है, अब क्या हो रहा है यार, देखो हम जब सांस ले रहे हैं तो हमारे नेजल टिश्यूज तो हमें बचा रहे हैं थोड़ा बहुत कि हाँ ज़्यादा नहीं जाए, ठीक है, ज़्यादा कुछ पॉल्यूशन ना जाए, ज़्यादा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाए, कोई बड़ी चीज़ ना चली जाए, रेत का दाना। ठीक है, तो अपन को छींक भी आती है इसलिए। पर क्या जो वहीं कंस्ट्रक्शन में काम ही कर रहे हैं तो दिन भर उनको वही सोखना है, तो भाई नेजल हेयर्स आपका कितना रोकेंगे, कितना प्रोटेक्ट, म्यूकस आपको कितना प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो जो धूल के हैं वो सब कण आ जाते हैं, आप छाती वाती में चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं। लंग्स में चले गए एक बार अगर ये सब, तो खराब पूरे लंग्स। तो इसको क्या फाइब्रोसिस कहते हैं। इसमें स्कार हो जाते हैं, स्कार मतलब छिल जाते हैं, लंग के टिश्यूज में स्कार बन गया। मेकिंग द लंग्स स्टिफ एंड अनेबल टू एक्सपांड, फिर वो फूलते नहीं है, फिर सांस नहीं आती है, अब चिपक गए वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स उसमें म्यूकस के साथ मिलके, तो स्टिफ बन जाते हैं, कड़क बन जाते हैं, तो उसको फूलने नहीं देते, एक्सपांड नहीं होने देते। इसको ही सिलिकोसिस भी कहते हैं। सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस और फाइब्रोसिस, याद रखना ये 3 टर्म। ठीक है, ऑक्यूपेशनल है, मतलब ऑक्यूपेशनल मतलब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है। आई इतनी बात समझ में अपन को? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर्कुलेटरी एंड ब्लड डिसऑर्डर, ये लास्ट है आई गेस। हाँ ये लास्ट है। चलो सर्कुलेटरी, इसमें देखो दीज इन्वॉल्व मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक कहते हैं जिसको, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, अच्छा टर्म क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक। क्या होता है हार्ट अटैक में? अकर्स व्हेन कोरोनरी आर्टरी, द वेसल दैट सप्लाई द हार्ट मसल इटसेल्फ with the blood becomes blocked, without oxygen the heart muscle tissue begins to die। क्या होता है, हमारा जो दिल होता है ना, दिल को भी ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए, हमारे सारे अंगों को ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए, तो हमारे दिल को जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वो है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, आपको सारी आर्टरी और वेन तो बता दी कि हाँ भाई जो शरीर में भेजती है, अब दिल को भी तो चाहिए, तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है, कहां गया, हाँ, कोरोनरी आर्टरी, द वेसल दैट सप्लाई इटसेल्फ विद द ब्लड बिकम्स ब्लॉक्ड, ब्लॉक हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉक हो जाती है जनरली। समझो ये लेयर जा रही है आपकी, कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ आपके कोलेस्ट्रॉल की मॉलिक्यूल्स ऐसे फंस जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है। ऑक्सीजन जाना बंद हो गया तो हार्ट मसल टिश्यू बिगिंस टू डाई, हार्ट मसल के टिश्यू मरने लगते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है। इसका मतलब हार्ट अटैक क्या है, बेसिकली हार्ट टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो हार्ट टिश्यू डैमेज होने लगे, मरने लगे, खत्म होने लगे। चलो, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, द हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू बिल्डअप ऑफ प्लेक, कोलेस्ट्रॉल ऑन द इनर वॉल्स। आर्टरी में, अभी तक अपन कोरोनरी आर्टरी देखा, अगर आर्टरी में ये प्लेक, इसको प्लेक कहते हैं, प्लेक काय का प्लेक, कोलेस्ट्रॉल का प्लेक ऐसा जम जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम वगैरह का, तो ऑन द इनर वॉल तो क्या होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और रिस्क ऑफ क्लॉट्स बन जाते हैं, थक्के बन जाते हैं। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। ठीक है, चलो फिर हीमोफीलिया देखो, ब्लीडर्स डिसीज कहते हैं इसको, ब्लीडर्स डिसीज। इसका मतलब द ब्लड लैक्स स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते कुछ ब्लड के पास, जो कि ये देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, 8th और 9th क्लॉटिंग फैक्टर ना होने की, बेसिकली मैं बता देता हूँ हीमोफीलिया क्या होता है। समझो आपको कुछ चोट लगी, उसमें से खून बहा, वो खून बहता ही चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, क्लॉटिंग ही नहीं होगी, आपकी शरीर में क्लॉटिंग ही नहीं होगी। कौन सी फैमिली को है, क्वीन फैमिली को, विक्टोरिया क्वीन फैमिली में है हीमोफीलिया।
ठीक है, विक्टोरिया क्वीन है ना जो, तो उन फैमिली को है क्लॉटिंग हीमोफिलिया, उनको क्या होता है, स्मॉल कट अगर लग गया लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाएगी, खून बहता रहेगा, क्लॉटिंग ही नहीं होगी। आ रही बात समझ में? चलो, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल मतलब जनरली आपका सेल इस टाइप का होता है, स्पेरिकल, सिकल बन जाता है, सिकल सेल एस टाइप का बन जाएगा, हसिया के शेप का बन जाएगा। ठीक है, अ जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग द शेप ऑफ द आरबीसी, शेप चेंज हो जाएगा। RBC becomes crescent or sickle shaped. These rigid cells get stuck in small capillaries blocking blood. आप सोचोगे शेप चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, अरे ये जब इसमें से जाएगा ना ब्लड वेसल, तो जनरली गोल गोल होती थी तो चली जाती थी, अब इस टाइप का बन जाएगा तो अटक जाएंगी, अटकने लगेंगी तो ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो, ब्लॉक कर देगा ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन लेस जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है लास्ट, बिल्कुल लास्ट स्लाइड है अपने इस चैप्टर की। क्या कह रहे हैं इसमें, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो अपन ने हार्ट अटैक पढ़ा था। कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। हमने देखा तो जो इम्पल्स बन रही है तो वो इम्पल्स नहीं बनती है, इसलिए हमें पेसमेकर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, पेसमेकर की। पेसमेकर क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स देता है आपको बीट जनरेट करने। ठीक है, हार्ट बीट जो होती है ना, उसको जनरेट करने एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जस्ट बिकॉज ये इम्पल्स नहीं निकल रही है, क्या नहीं निकल रही है, ये इम्पल्स नहीं निकल रही है तो क्या हो जाएगा, हार्ट स्टॉप सडनली, हार्ट सडनली स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा हार्ट। ठीक है, बीटिंग ड्यू टू इरेगुलर इम्पल्सेस। हो गया। अब ये थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स हैं, ये बस एक बार देख लो। क्या है, कभी कभी इनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए, अपन फंस जाएं, तो ऐसा क्यों करें। ठीक है, अपन पूरा कंप्लीट पढ़ के चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया है, क्या HDL क्या, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। क्या होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जैसे कि अपन कहते हैं ना, घी खाने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, घी खाने के लिए अच्छा होता है, ऑलिव ऑयल खाने में अच्छा होता है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल, ये आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, इससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं है। बट लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेंगे, LDL अगर लेंगे, तो फिर वो रिफाइंड ऑयल, जो सोयाबीन के रिफाइंड ऑयल्स आते हैं, पाम ऑयल्स आते हैं, ये सारे बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आते हैं। याद रहेगा इतना, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं एक रिदमिक टर्म्स आते हैं, टैकीकार्डिया हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया। टैकीकार्डिया एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट। ठीक है, टैकीकार्डिया क्या होता है, अगर एबनॉर्मली एक फास्ट हार्ट रेट हो रही है, ठीक है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा हो रही हो एबनॉर्मली। और ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, जब स्लो हार्ट रेट हो रही हो एबनॉर्मली। आई बात समझ में? तो बस इतना ही है। अब इसके ना अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे वहां, क्योंकि आपका एक्सक्रीशन भी आ जाएगा और थोड़े बहुत एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, पूरा चैप्टर अपन ये पूरा कवर कर लेंगे। तो सारे फंडामेंटल प्रोसेसेस ना साथ में अपन क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए। जय हिंद।